अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता, एपिसोड 52। उसी लम्हे बेख्तियार मेरा दिमाग उर्दू जुबान में सोचने लगा कि अब मुझे सोनिया के मुत्तल्लिक मालूमात हासिल करना चाहिए। वो मेरे हाथ से निकली जा रही है। फिर मेरे दिमाग ने कहा, अगर वो मेरे हाथ से निकली जा रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, क्योंकि मैंने एक अरसा से उसे छोड़ रखा है, कभी उसे करीब आने का मौका नहीं दिया। जज्बात के अंगारों में रहने और जलने वाली अगर बायोनिक मैन की तरफ माइल हो रही है तो यह एन फितरी तकाज़ों के मुताबिक है। मुझे फराख दिली का सबूत देना चाहिए। जब मैं इतनी महबूबाओं से मिल नहीं सकता, उनके लिए मखसूस औकात मुकर्रर नहीं कर सकता, तो मुझे यह हक नहीं पहुंचता कि मैं किसी के रास्ते में रुकावट बनूं। हत्ता कि सोनिया जिस राह पर चलने वाली है उस राह पर भी मुझे दीवार नहीं बनना चाहिए। मैं बेचैनी से पहलू बदलने लगा। मेरे अंदर ऐसी खलबली मची हुई थी जैसे मेरी कोई अजीज तरीन चीज छीनी जा रही हो और मैं उसे अपनी मलकियत बनाए रखने में नाकाम हो रहा हूं। मैं कम अज कम सोनिया के मुतल्लिक इतनी फराख दिली से ये नहीं सोच सकता था कि वो मुझे छोड़कर अपनी मोहब्बत किसी दूसरे को दे। मगर फिर मेरे दिमाग ने मुझे समझाया, अगर मैं अपनी जिद पर और अपने जज्बात पर कायम रहकर सोनिया को वापस लाने की कोशिश करूंगा तो ये कुदरती तकाजों के खिलाफ होगा। जो बात होनी है वो तो होकर रहती है। सोनिया मुझसे बदजन हो चुकी है और उसका बदजन होना भी जायज़ है, क्योंकि मैंने उसके एक बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं की और उसे तैश दिलाने के लिए दूसरी तरफ 2 बच्चों का बाप बन रहा हूं। मैंने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया, अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। उस वक्त मुझे पता चला कि दिल और दिमाग के दरमियान बाज़ औक़ात कैसी जंग होती है। मेरा दिल सोनिया के लिए धड़क रहा था और दिमाग बज़िद था कि सोनिया को उसके मिजाज और उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक छोड़ दिया जाए। वो अपनी मोहब्बत और अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करे। दिमाग रह रहकर मेरे अंदर मेरी सोनिया के खिलाफ चीख रहा था। तब मैं अचानक ही ठिठक गया। इससे पहले कि दूसरी तरफ से वो संभलती, मैंने फ़ौरन ही उसे मुखातिब किया, रसवंती तुम। मैं समझ गया, तुम मेरे दिमाग में मेरी आवाज़ और मेरे लहजे में बोल रही हो, मुझे सोनिया के खिलाफ भड़का रही हो। जवाब में खामोशी रही। मैंने थोड़ा सा इंतजार किया, फिर कहा, देखो रसवंती, मैं नादान नहीं हूँ। अब मेरी समझ में आ गया है कि मैं अचानक की उर्दू में क्यों सोचने लगा था। ये तहरीक तुमने पैदा की थी और तुम मुख्तलिफ सोचों के जरिए मेरे अंदर इंतशार पैदा कर रही हो। मेरे दिमाग में खामोशी रही। मैंने नागवारी से कहा, तुम्हें अपनी सलाहियतों पर बड़ा नाज है। तुमने मेरे बुरे वक्त में काम आने से इनकार कर दिया था, अब फिर छुप छुप कर मेरे मामलात में मदाखलत कर रही हो। तब मैंने उसकी हंसी महसूस की। वो बोली, नहीं फरहाद, मैंने तुम्हारे आड़े वक्त में काम आने से कभी इनकार नहीं किया। कभी ऐसा वक्त आएगा तो मैं जान की बाजी लगाकर तुम्हारे काम आऊंगी। हाँ सोनिया, ये तुम्हारी दूसरी महबाओं की जिम्मेदारियां मुझ पर आयद नहीं होती। अगर ऐसा है तो फिर सोनिया के खिलाफ मुझे क्यों भड़का रही हो? ये भड़काना नहीं है, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। जो कुछ भी मैंने सोनिया के बदलते हुए ख्यालात और रुझानात के मुतल्लिक कहा है उसमें कोई गलत बात नहीं। ये तुम्हारी ज्यादती थी जिसके नतीजे में वो दूसरी तरफ लुढ़क रही है। अगर तुम उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ोगे तो आने वाला वक्त बताएगा कि तुम फितरत के खिलाफ कभी जंग नहीं कर सकोगे। ये भी फितरत के ऐन मुताबिक है कि तुम शौकन वाले जलापे से काम ले रही हो। तुम मुझे सिर्फ अपनी मलकियत बनाने के लिए चाहती हो कि सोनिया इसी तरह प्यार मोहब्बत से दूसरी तरफ चली जाए। वो बोली, ये खुशफहमी अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए दिल से निकाल दिया है। मैंने उसकी सोच में एक कहका लगाया, रसवंती, तुम फितरी तकाजों की बात करती हो और अपने मामले में उन तकाजों से इनकार करती हो। अगर तुमने मुझे दिल से निकाल दिया है तो ये राब्ता किस सिलसिले में है? मैं तुम्हारा कौन होता हूँ जो तुम मुझे इस तरह सोनिया के रास्ते से दूर ले जाना चाहती हो? मुझे क्या पड़ी है कि मैं किसी को तुमसे दूर ले जाऊं? मैं जो ये राब्ता कायम कर रही हूं तो महज इसलिए कि मैं तुमसे दोस्ती कायम रखना चाहती हूँ। तुम मेरी दुख बीमारी में काम आते रहे थे। मैं तुम्हें भूल नहीं सकती और तुम्हें मुसाइब में घिरा हुआ नहीं देख सकती। अक्सर तुम्हारे दिमाग में झांक कर ये मालूम करती रहती हूँ कि तुम खैरियत से हो या नहीं, बस यही ताल्लुक है। तुम ऐसी सीधी नहीं हो जैसा कि तुम जाहिर कर रही हो। मैंने ख्वाब की हालत में तुम्हारी चोर सोचों को अच्छी तरह पढ़ लिया है। उसकी तरफ से खामोशी रही। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, काश कि मैं तुम्हारे दिमाग में झांक कर तुम्हारी सोच को पढ़ सकता। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ लिए। इन बातों के दौरान अचानक ही मेरे दिमाग ने एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया। मैंने फौरन ही सवाल किया, रसवंती, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बायोनिक मैन और सोनिया के ख्यालात को रोमांस की तरफ मोड़ रही हो और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए दिलचस्पी पैदा कर रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी, और मैं ऐसा कर भी नहीं सकती। तुम जानते हो कि सोनिया टूटी फूटी उर्दू बोलती है। मैं उसके लहजे में उसके दिमाग को किसी दूसरी तरफ माइल नहीं कर सकती। उसे पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए उसकी जुबान को समझना बहुत ज़रूरी है और वो जुबान मेरी समझ में नहीं आती। मैंने कहा, लेकिन तुम बायोनिक मैन की जुबान तो समझ सकती हो। वो हिंदुस्तानी जुबान बहुत अच्छी तरह जानता है और उसका लबो लहजा भी तुम्हें अच्छी तरह याद करा चुका हूँ। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम बायोनिक मैन के दिमाग में इश्क की आग भड़का रही हो, उसे सोनिया की तरफ माइल करती जा रही हो। वो बोली, ओह,
अब तो तुम ऐसे ही उल्टे सीधे इल्जामात मुझ पर आयद करोगे। अब भला मैं इस इल्ज़ाम का क्या जवाब दे सकती हूँ? देखो रसवंती, अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम बातें मेरी समझ में आ रही हैं। बायोनिक मैन जब उस बहरी जहाज में मंसूरी री के बुलाने पर पहुंचा तो उस वक्त उसने सोनिया में दिलचस्पी नहीं ली थी। ना ही उसके दिमाग पर इश्क का भूत सवार हुआ और ना ही उसने एक हल्की सी भी दिलचस्पी सोनिया के लिए जाहिर की। अब वो अचानक ही कैसे उसके इश्क में मुब्तला हो गया, ये सारी हेरा फेरी तुम्हारी है। देखो फरहाद, मैंने इस बात की वाज़ेह दलील दी है कि मैं सोनिया को उसकी जुबान के जरिए किसी की तरफ माइल नहीं कर सकती। अगर मैंने बायोनिक मैन के साथ ऐसा किया है तो तुम जवाब दो कि सोनिया कैसे उसकी तरफ माइल हो रही है। मैंने जवाब दिया, ये मेरी गलती है। सोनिया मुझसे बदजन होकर दूसरी तरफ भटकने वाली है, लेकिन मैं उसे संभाल लूंगा, बशर्ते कि तुम मदाखलत ना करो। मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि तुम ख्वामखा मुझ पर शक कर रही हो। मैंने उसे मजीद बहस करना फजूल समझा। उसे छोड़कर फौरन ही सोनिया के पास पहुंच गया। वो बायोनिक मैन के साथ एक मेज पर बैठी हुई थी और वो लोग वेटर को खाने का ऑर्डर दे रहे थे। वो रह रहकर बायोनिक मैन को देख रही थी। वो मेरी मुकम्मल नकल था, बिल्कुल मेरी शक्लो सूरत, कद्दो कामत, सब कुछ मेरा ही था। गोया मैं उसके सामने बैठा हुआ था। वो उसे फरहाद समझकर बहल सकती थी। जब वेटर ऑर्डर की तामील के लिए चला गया तो उसने पूछा, बायोनिक फरहाद, तुम्हारा असल नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम जेम्स ब्राइट है। मेरे हल्के के लोग मुझे जिमी कहकर बुलाया करते थे। तब सोनिया ने मेरी सोच के मुताबिक सवाल किया, जिमी ये बताओ कि तुम अचानक ही मुझ पर आशिक क्यों हो गए? इससे पहले जब तुम मंसूरी री के साथ यहाँ आए थे तो तुमने मुझ में दिलचस्पी नहीं ली। सोनिया, जब से मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी और जब से मैंने तुम्हारा तमाम रिकॉर्ड पढ़ा है, उस वक्त से मैं तुम्हारी तमन्ना कर रहा हूँ और ये तमन्ना अब एक इबादत बन गई है। मैं अक्सर सोचता रहा कि अगर तुम मेरी बन जाओगी तो मैं जैसे सारी दुनिया को फतह कर लूंगा। वो मुस्कुराकर बोली, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। जिमी ने सर हिलाकर कहा, तुम्हारी बात का जवाब ये है कि जब मैं मंसूरी री के साथ यहाँ आया तो मुझ पर बड़ी पाबंदियां थीं। मैं नहीं चाहता था कि तुमसे दिलचस्पी जाहिर करूं और मंसूरी री हसद और जलापे के बायस सुपर मास्टर तक रिपोर्ट पहुंचा दे। फिर ये कि पहले मैंने गलत अंदाज में सोचा था कि तुम्हें ज़रा रोब दिखाकर और अपनी सलाहियतों से मुतासिर करके तुम्हें जीत लूंगा। मेरा ये ख्याल गलत निकला, इसलिए अब मोहब्बत से तुम्हारी मोहब्बत मांग रहा हूँ। वो कमबख्त जिमी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दलाइल पेश करते हुए अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहा था। मैंने सोनिया की सोच में कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि ये सचमुच मुझसे मोहब्बत करने लगा है। ये बहुत चालाक है और अपनी मासूमियत दिखाकर मेरा दिल जीतना चाहता है। सोनिया की अपनी सोच ने कहा, नहीं, ये मुझसे फ्रॉड नहीं कर रहा। अगर ये फरेबी होता तो अपनी असल आवाज़ और अपना असल लहजा मुझे कभी ना सुनाता। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि अभी मेरे एक इशारे पर सुपर मास्टर के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं उलझ कर रह गया क्योंकि सोच के जरिए सोनिया को अपनी तरफ वापस लाना चाहता था, मगर वो सचमुच उससे मुतासिर हो रही थी और ये दुरुस्त भी था कि जिमी दिलो जान से उससे मोहब्बत कर रहा था और कदम कदम पर मोहब्बत का सबूत पेश करने के लिए तैयार था। इतने में सोनिया ने देखा डाइनिंग हॉल के एंट्रेंस से सलोमी और आका सुबहानी दाखिल हो रहे थे। उनके पीछे 4 मुसल्ला नौजवान थे और उनके स्टेन गनों का रुख आका सुबहानी की तरफ था। सोनिया ने हैरानी से पूछा, जिमी ये क्या हरकत है? जिमी ने पलट कर आने वालों को देखा, फिर सोनिया से बोला, इस आका सुबहानी को समुंदर में फेंका जाएगा। मैंने सुपर मास्टर से कहा है कि मैं बाकायदा इसका मुकाबला करूंगा, लेकिन पहली बार मैंने जोश और जज्बे में बल्कि अपनी सलाहियतों के घुमंड में बहुत सी गलतियां की, जिसकी वजह से मुझे शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। मगर अब मैं साबित कर दूंगा कि आका सुबहानी से किस तरह खिलौने की तरह खेलकर मैं इसे समुंदर की तह में पहुंचा सकता हूं। नहीं जिम्मी, इस दुश्मनी को फिलहाल भूल जाओ। ये कोई दलेरी नहीं है कि तुम इस दिलेर आदमी को चारों तरफ से घेर लो। इसे इस एहसास में मुब्तला करो कि अगर वो फतह याब हो तो उसे स्टेन गनों से भून दिया जाएगा। वो मेज पर झुककर बोला, सोनिया, तुम्हें आका सुबहानी की हकीकत मालूम होनी चाहिए। इसे महज इसलिए स्टेन गनों से घेर कर रखा है कि वो रेड पावर का बहुत ही अहम आदमी है। सोनिया ने चौंक कर आका सुबहानी की तरफ देखा। उस वक्त वो उनके करीब आ गया था और मुसल्ला जवानों के हुक्म से वहीं एक कुर्सी पर बैठ रहा था। सलोमी सोनिया के पास एक कुर्सी पर बैठती हुई बोली, सोनिया, ये क्या हो रहा है? ये मेरी समझ में नहीं आता। ये लोग आका को मार डालना चाहते हैं। सोनिया ने कहा, सलोमी, अगर तुम्हें आका की मोहब्बत पर नाज है तो इससे कहो कि अपनी हकीकत ना छुपाए। अभी साफ साफ बता दे कि ये कौन है, कहाँ से आया और कहाँ जाना चाहता है। सलोमी ने जवाब दिया, मैंने पूछा था। ये फॉर ईस्ट की तरफ तफरीकी घर से जा रहा था। मुझसे मुलाकात हुई तो अब ये वहीं जाएगा जहां मैं जाऊंगा। यानी अब हमारे साथ हिंदुस्तान जाएगा। सोनिया ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं सलोमी, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। ये दरअसल पहले ही हिंदुस्तान जाने के इरादे से जहाज में सवार हुआ है ताकि हमसे दोस्ती करे और दोस्ती की आड़ में हमारे साथ हिंदुस्तान पहुंचकर रसवंती तक पहुंच जाए। कुछ भी हो, यह आका सुबहानी इस बायोनिक शैतान से बेहतर है। ऐसे वक्त जब हम बेयारो मददगार हैं, रसवंती भी टेलीपैथी के जरिए हमारा साथ नहीं दे रही है, तो यह आका सुबहानी हमारा मुहाफिज बना हुआ है। हमें इसकी दोस्ती को कबूल करते रहना चाहिए। नहीं, मैं ऐसी दोस्ती की कायल नहीं हूं जिसकी आड़ में दुश्मनी होती रहे।
तुम्हारी इत्तला क्लियर कर दूं कि इस बायोनिक मैन से मेरी दोस्ती हो गई है। सलोमी तंजी अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली, कैसी दोस्ती? क्या ये बायोनिक मैन दोस्ती की आड़ में दुश्मनी नहीं करेगा? तुम्हारे साथ हिंदुस्तान पहुंचकर रसवंती को हासिल नहीं करेगा? सोनिया ने बड़े यकीन और एतमाद से कहा। अगर मैं इसे दोस्ती का वास्ता दूं तो ये अपना रास्ता बदलेगा। मैं खुद अपना रास्ता बदल लूंगी। तुम अपनी मोहब्बत और दोस्ती को आजमाओ और आका से बोलो कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। अगर इसे तुमसे मोहब्बत है और बायोनिक मैन को मुझसे लगाव है तो ये दोनों अपने रास्ते बदल देंगे। यूं समझो कि ये मोहब्बत की आजमाइश का वक्त है। उनकी बातें जिमी समझ रहा था, लेकिन आका सुबहानी कुछ ना समझते हुए उनका मुंह तक रहा था। सलोमी ने उसे मिस्री जुबान में मुखातिब किया। वो दोनों थोड़ी देर तक इस अजनबी जुबान में गुफ्तगू करते रहे। फिर सलोमी ने सोनिया से कहा, आका मुझे बेहद चाहता है। मेरे कहने के मुताबिक ये अपना रास्ता बदल सकता है, लेकिन कह रहा है कि हिंदुस्तान अभी बहुत दूर है। इसका फैसला हम बाद में भी कर सकती हैं कि अब हमारी मंजिल कौन सी होगी। सोनिया ने कहा, सलोमी ये तुम्हें टाल रहा है। मुझे अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि इसका ताल्लुक रेड पावर से है। सलोमी ने बेयकीनी से सोनिया को देखा और कहा, पता नहीं तुम क्यों आका की मुखालफत करने लगी हो। पहले इसकी दोस्ती पर शुबा किया, अब इसे रेड पावर का आदमी कह रही हो, जबकि इसी ने बायोनिक मैन से तुम्हारी जान बचाई थी। सोनिया ने सलोमी के शाने पर हाथ रखकर उसे नरमी से थपथपाते हुए कहा, तैश में आने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे पहले भी कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही मैं तुम्हारे प्यार से जलती हूँ। मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जो मालूमात मेरे पास हैं उसके मुताबिक तुम आका का मुहासबा करो वरना पछताओगी। वो तेवर बदलकर नागवारी से बोली, भला कैसे पछताऊंगी? क्या तुम्हारा बायोनिक मैन मुझे मार डालेगा? ये कोई दलेरी तो नहीं है कि आका जैसे शाहजोर को स्टेन गनों की जद में रखकर मजबूर कर दिया जाए। सोनिया ने हंसते हुए कहा, पगली, मैं लड़ने के अंदाज में ये नहीं कह रही हूं कि तुम शिकस्त खाकर पछताओगी। मेरे कहने का मकसद यह है कि अगर तुमने आका का मुहासबा ना किया तो ये आगे चलकर तुम्हें जबरदस्त धोखा दे सकता है। ये मास्क मैन का वफादार है, तुम्हारे इश्क का पाबंद नहीं रहेगा। सलोमी तल्ख लहजे में बोली, सोनिया तुम्हें फरहाद पर बड़ा नाज था। वह तुम्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक चुका है। एक अरसा से तुम्हारी खबर नहीं ली, यहां तुम्हारी मदद के लिए भी ना पहुंच सका। फिर क्या तुम पछता रही हो? मेरा ख्याल है तुम पछताने वाली औरतों में से नहीं हो। फरहाद छूट गया, कोई परवाह नहीं। अब तुम बायोनिक मैन की तरफ माइल हो रही हो। कभी मेरी जिंदगी में भी पछताने का मौका आएगा तो मैं भी रास्ता बदलकर दूसरा साथी ढूंढ लूंगी। इतने में आका सुबहानी ने सलोमी को अपनी जुबान में मुखातिब किया। वह दोनों थोड़ी देर तक ना जाने क्या बातें करते रहे। फिर सलोमी ने बायोनिक मैन से कहा, आका तुमसे बराह रास्त गुफ्तगू करना चाहती हैं। मुझे बताओ कि तुम कौन कौन सी जुबान जानते हो सकता है कि उनमें से कोई एक जुबान आका भी जानता हो। बायोनिक मैन मुस्कुराकर बोला, रसवंती और फरहाद जितनी जुबानें जानती हैं उन जुबानों में तुम्हारा आका नहीं बोलेगा। ये अच्छी तरह समझता है कि जुबान खोलते ही टेलीपैथी की जद में आ जाएगा। सलोमी ने कहा, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जिम्मी उर्फ बायोनिक मैन मेरे मखसूस लहजे में तंज करते हुए बोला, तुम ऐसी नादान तो नहीं हो कि मेरा जवाब ना समझ सको। आका ने तुम्हें बालिग बना दिया है। चलो वाज़े तौर पर समझ लो कि फरहाद की तरह हिंदुस्तानी जुबान के अलावा अंग्रेजी और जापानी जुबान बोल लेता है। सलोमी आका से मुखातिब हुई। फिर उसका जवाब सुनकर उसने कहा, आका ये जुबानें नहीं जानता है। सोनिया ने हंसते हुए कहा, जानता है मगर टेलीपैथी के खौफ से नहीं बोलेगा। जिमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सलोमी अपने मस्करे से बोलो कि वो तुम्हें इंटरप्रेटर बनाकर बातें करे। सलोमी नागवारी से बोली, यह मस्करा है या नाकाबिले शिकस्त चट्टान? आईने में अपनी मरहम पट्टियों को देखकर समझ लो। जिमी गुस्से से सुरख होकर बोला, क्या अभी बताऊं कि मैं चट्टान को किस तरह पारा पारा कर सकता हूं? सोनिया ने जल्दी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जिमी बर्दाश्त करो, गुस्सा मुझे पसंद नहीं। वो एकदम से ठंडा पड़ गया। उसने अपने हाथ पर रखे हुए सोनिया के हाथ को देखा, फिर बड़े प्यार से उसे थाम कर कहा, सॉरी सोनिया, अब मैं अपना दिमाग ठंडा रखूंगा। सोनिया ने जापानी जुबान में उसे कहा, हाँ जिमी, तुम्हें खास तौर पर यह याद रखना चाहिए कि आका ने लड़ने के दौरान मस्करापन करते हुए तुम्हें कई बार तैश दिलाया था और तुम्हारे गुस्सा और झुंझलाहट से फायदा उठाता रहा था। हाँ, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। जो लोग गुस्सा की हालत में हाजिर दिमाग नहीं रहते वो मैदान में हार जाती हैं। अब की बार आका के होश उड़ा दूंगा। आका ने सलोमी से कुछ कहा। सलोमी ने जिमी से कहा, मेरा आका सही मायनों में मर्द है। ये कह रहा है कि तुम बुरी तरह जख्मी हो चुके हो और ये कभी किसी जख्मी से नहीं लड़ता। तुम्हारी सेहतयाबी का इंतजार किया जा सकता है। जिमी ने मुस्कुराकर सोनिया से कहा, देखो सोनिया, अभी मैं आका से मुकाबले की बात कर रहा था। अगर ये जापानी जुबान नहीं समझता है तो इसने मुकाबला वाली बात का जवाब कैसे दे दिया? सोनिया ने तायद की, अपनी असलियत को देर तक छुपाए रखना मुमकिन नहीं होता। इसे खुशफहमी में मुब्तला रहने दो। एक बात कहूं, 1000 बात कहो, सरे तस्लीम खम रहेगा। आका पर से स्टेन गनों का पहरा हटा दो। ये तुम्हारे शाया निशान नहीं। यकीन करो सोनिया, ये हरकतें मेरी नहीं सुपर मास्टर की हैं। सुपर मास्टर ये नहीं चाहता कि रेड पावर का कोई आदमी तुम्हारे पीछे हिंदुस्तान जाए। वो ये देखकर खुश होगा कि मैंने तुम्हें हलाक करने की बजाय तुमसे दोस्ती की है और इस दोस्ती की आड़ में तुम्हारे साथ रसवंती तक पहुंचना चाहता हूं।
इसका मतलब यह है कि ये मुसल्लह जवान हिंदुस्तान पहुंचने से पहले आका को ख़त्म कर देंगे। हाँ, रास्ते का पत्थर हटाया ही जाता है। मेरी मर्दानगी का तकाजा यह है कि मैं मर्दाना वार आका से मुकाबला करूं। हम में से मौत को जिस तरफ आना होगा आ जाएगी, लेकिन आका का फैसला मालूम हो गया है कि अब ये मुझसे मुकाबला नहीं करेगा। नतीजा ये होगा कि तंजीम के लोग इसे मार डालेंगे। सोनिया ने फैसला कुन अंदाज में कहा। मैं आका जैसे दलेर शख्स को यूं बेबसी की मौत मरने नहीं दूंगी। जिमी ने परेशान होकर कहा, तुम्हारा यह फैसला मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। तंजीम के लोग तुम्हारे खिलाफ कदम उठाएंगे तो मैं खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकूंगा। मैं ये भी नहीं सोचूंगा कि आका मेरा दुश्मन है। तुम्हारी खातिर मुझे भी उसकी हिफाजत के लिए लड़ना पड़ेगा। सोनिया सोचने लगी, अजीब सिचुएशन है। जिमी और आका आपस में दुश्मन है। जिमी मेरे दिल में जगह बना रहा है और आका ने भी मेरी खातिर जिमी से मुकाबला करके मुझ पर एक एहसान किया है। मैं दोनों की सलामती चाहती हूँ और दोनों के लिए ये चाहती हूँ कि ये हिंदुस्तान ना जाएं तो बेहतर होगा। वो सलोमी से बोली, फिलहाल बायोनिक मैन भी तुम्हारे आका से मुकाबला नहीं करेगा। मैं आका की कदर करती हूँ, क्योंकि जब बायोनिक मैन मेरे खिलाफ था तब आका ने हमारी हिफाजत की थी। मुझे ये सुनकर खुशी हो रही है कि तुम मेरे आका का एहसान मान रही हो। सलोमी, बज़ाहिर आका ने मुझ पर एहसान किया है, मगर हकीकत यह है कि आका रसवंती को हासिल करने के लिए हमारी हिफाजत के लिए मजबूर था। मैं सिर्फ इसलिए इसकी कदर कर रही हूँ कि मैं इसके बुरे वक्त में काम आऊँगी तो वो भी मेरी कदर करेगा। जिनके पास जुर्रत और हौसला होता है वो इसी तरह ज़ाहिरी एहसान का बदला चुकाती हैं। सलोमी ने चुपते हुए लहजे में पूछा, तुम्हारे इरादे क्या हैं? सलोमी, मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता। तुम्हें समझाती हूँ कि लहजा दुरुस्त करके बातें करो। मेरे लिए ना सही अपने आका की सलामती के लिए मसलहत से काम लो। क्या इन स्टेन गनों के सामने इसकी दलेरी काम आएगी? सलोमी ने संजीदगी से स्टेन गनों की जानिब देखा। उसकी समझ में आ गया कि वाकई मसलहत से काम लेना होगा। वो बोली, सॉरी सोनिया, इन लोगों से निजात हासिल करने की कोई तदबीर हो तो बताओ। एक ही रास्ता है, हम हिंदुस्तान ना जाएं। आगे कराची की बंदरगाह आएगी, हम आका के साथ वहां अपना सफ़र मुलतवी कर देंगे। सोनिया ने थोड़ी देर सोचने के बाद आका को ये बात सुनाई। फिर आका का जवाब सुनकर खुशी से बोली, आका मुझ पर जान देता है। मैं जहां जाऊंगी ये वहीं जाएगा। मैंने सलोमी के चोर ख्यालात पढ़े। उन ख्यालात के मुताबिक आका मौजूदा सिचुएशन की नज़ाकत को समझ रहा था। मौत अटल नजर आ रही थी, इसलिए वो सोनिया और सलोमी के साथ अपना सफ़र मुलतवी करने के लिए तैयार हो गया। जिमी ने पूछा, सोनिया, क्या पाकिस्तानी बंदरगाह पर पहुंचकर मेरा साथ छोड़ दोगी? वो मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारे जैसे दोस्त को छोड़ नहीं सकती। तुम सुपर मास्टर से अपनी दो बातें मनवा सकती हो। एक तो ये कि जख्म मुंदमिल होने के बाद तुम आका से बाकायदा मुकाबला करके अपनी शिकस्त का इंतकाम लोगे। उस वक्त तक आका को जानी नुकसान ना पहुंचाया जाए। दूसरी बात यह कि तुम सोनिया के साथ पाकिस्तान जाओगे। इस मकसद के लिए ये बात बना सकते हो कि सोनिया का अचानक ही कराची में ठहर जाना कोई मायने नहीं रखता। हो सकता है कि रसवंती ने वहीं सोनिया से मिलने का प्रोग्राम बनाया हो। जिमी ने कहा, सुपर मास्टर अच्छी तरह जानता है कि रसवंती अपनी अजीज़ों की मदद के लिए हिंदुस्तान जाएगी। मुझसे यही कहा जाएगा कि मैं तुम्हें पाकिस्तान जाने दूं और खुद हिंदुस्तान चला जाऊं। तुम सुपर मास्टर को अपनी बातों से कायल करने की कोशिश तो करो। जब वो नहीं मानेगा तो कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। जिमी अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं अभी तन्हाई में जाकर उससे राब्ता कायम करता हूँ। कोशिश करूंगा कि वो मान जाए। वो वहां से जाने लगा। डाइनिंग हॉल में बैठने वाले मुसाफिर अपना खाना पीना छोड़कर बहुत पहले ही वहां से चले गए थे और बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। उन्होंने आका सुबहानी को स्टेन गनों की जद में देखकर समझ लिया था कि वहां जबरदस्त हंगामा शुरू होने वाला है। सोनिया ने सलोमी से कहा, दूसरे मुसाफिर नाहक परेशान हो रही हैं, तुम आका के साथ कैबिन में चली जाओ तो बेहतर होगा। वो बोली, हम यहाँ खाने के लिए आए थे, कोई बात नहीं, खाना कैबिन में मंगवा लेंगे। उसने शायद आका को समझाया था कि उनकी वजह से दूसरे मुसाफिर परेशान हो रहे हैं। सोनिया ने मुसल्लह जवानों से भी यही कहा। बात माकूल थी, वो सब वहां से चले गए। उनके जाते ही मुसाफिर दो दो चार चार की टोली में अपनी अपनी मेज पर आ गए। कुछ औरतें सोनिया से पूछने लगीं, क्या दोनों शाह जोरों के दरमियान समझौता हो रहा है या झगड़ा बढ़ने वाला है? क्या ये स्टेन गन वाले आका सुबहानी को मार डालेंगे? ये जुल्म है, आका को जिंदा रहना चाहिए। वो जिंदा रहेगा ना? सोनिया से तरह तरह के सवालात किए जा रहे थे। उसने अंदाजा लगाया कि मर्द औरतें सभी आका सुबहानी की सलामती चाहती हैं और बायोनिक मैन को जालिम समझती हैं। जिमी ने इब्तिदा में कुछ ऐसी हरकतें की थी कि उसके खिलाफ लोगों की नफरत यकीनी थी। सोनिया ने अपने तौर पर उन्हें समझाया, ख़वातीनो हजरात, बायोनिक मैन का मिजाज अब बदल गया है। पहले वो मेरे भी खिलाफ था, मगर मुझसे दोस्ती हो गई है और अब मैं आका सुबहानी से उसकी दोस्ती कराने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ। सभी खुश होकर तालियां बजाने लगे। सोनिया की बातें इस हकीकत की गुमाज थीं कि वो लोगों की नज़रों में जिमी का वकार बुलंद करना चाहती थी। इधर मैं परेशान हो रहा था। मैंने उसकी सोच में कहा, हाय, ये मुझे क्या हो गया है? मैं जिमी को लोगों की नफरतों से यूं बचा रही हूँ जैसे वो मेरा अपना हो। क्या मैं दिलो जान से उसे चाहने लगी हूँ? हाँ, उसकी सोच ने कहा। जिमी के दिल में कोई खोट नहीं है। मैं उसके प्यार का जवाब प्यार से देती रहूंगी। मैंने उसकी सोच में पूछा, क्या मैं उसकी आगोश में चली जाऊंगी? क्या अपना सब कुछ उसके हवाले कर दूंगी?
वो सर को झटक कर सोचने लगी, मैं कैसी वाहियात बातें सोच रही हूँ। मैं ऐसे कमज़ोर दिमाग की औरत नहीं हूँ कि जिमी को नाकाबिले बर्दाश्त आजमाइशों से गुजारे बगैर उसकी झोली में गिर जाऊँ। जिमी ने अभी तक सिर्फ मेरा रिकॉर्ड पढ़ा है। मुझे पढ़ता रहेगा तो इसके होश उड़ जाएंगे। फिर वो फैसला खुद करेगा कि मैं उसके लिए सस्ती पड़ूंगी या महंगी। मैंने ज़रा इत्मीनान की सांस ली। ये बात दिल से निकल गई थी कि वो अभी जिमी के हाथों मैली नहीं होगी। ऐसे ही वक्त मेरी ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। मैं जिस कैबिन में बैठा हुआ था वहाँ मोना अपने हुस्न शबाब की हशर सामानियों के साथ खड़ी हुई थी। रेलगाड़ी तेज़ रफ्तारी से भागी जा रही थी। मैं पलक झपकते ही बहरी जहाज़ का सफ़र छोड़कर रेल का सफ़र शुरू कर चुका था। वो बोली, सॉरी, तुम ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ थे। मैंने मदाखलत की, कहो तो चली जाऊं। नहीं मोना, आओ बैठो। फ़िलहाल मेरी कोई ख़ास मसरूफियत नहीं है। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उसे नज़र भरकर देखना नहीं चाहता था, मगर वह कुदरत का ऐसा हसीन शाहकार थी कि निगाहें खुद ब खुद उसे देखने के लिए मचलती थीं। वो अंगूर के दानों की तरह रस भरी थी। वो सामने वाली बर्थ पर बैठ गई। हमारे दरमियान थोड़ी देर खामोशी रही। फिर वो सर झुकाकर बोली, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, तुम्हारी सोच बता रही है कि तुम क्यों परेशान हो। अब तुम संजीदगी से किसी को जीवन साथी बनाकर पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती हो, मगर डर यह है कि सुपर मास्टर तुम्हें आज़ाद नहीं छोड़ेगा। तुम मुझे मशवरा दो कि मैं इस सिलसिले में सुपर मास्टर से बात करूं। नहीं, तुम्हें खुद ही उससे बोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें बताया था कि सुपर मास्टर के पास ऐसा कोई टेलीपैथी जानने वाला है जो चुपचाप तुम्हारे दिमाग में मौजूद रहता है और हमारी बातें सुनता रहता है। मुझे यकीन है कि इस वक्त भी वह सुन रहा होगा। सुपर मास्टर हमारे एक एक पल की बातों और हरकतों से वाकिफ रहता है। मोना ने एक हाथ से सर को थामकर बर्थ की पुश्त से टेक लगाते हुए कहा, कौन है मेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में छुप कर रहने वाले मैं तुमसे मुखातिब हूँ। प्लीज़ मुझ पर मेहरबानी करो। सुपर मास्टर से सिफारिश करो कि वो मुझे सीधी सादी जिंदगी गुजारने की इजाज़त दे दे। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नामुमकिन। तुम एक तरफ खुद को सुपर मास्टर की वफादार साबित करती रही और दूसरी तरफ मुझसे दोस्ती निभाती रही। सुपर मास्टर एक अरसे से तुम्हारी दोहरी चाल को समझ रहा है। वो कभी यकीन नहीं करेगा कि तुम तंजीम से अलग होकर गैर जानिबदार होगी। वो यही समझेगा कि तुम मेरे साथ रहकर उसके खिलाफ तखरीबी कार्रवाइयाँ करोगी। वो परेशान होकर बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बड़े अजाब में मुब्तला कर रखा है। तुम एक ऐसा लुकमा हो जिसकी लज्जत को मैं समझती हूँ मगर निगल नहीं सकती। इस लुकमे के जहरीले असर को समझती हूँ मगर उगल नहीं सकती। खुदा के लिए मुझे कोई ऐसी जगह बता दो जहां तुम्हारी सोच भी ना पहुंच सकती हो। मैं तुमसे और तुम्हारी सोच की हदूद से दूर, बहुत दूर चली जाऊंगी। वो बड़े कर्ब से बोल रही थी और उसकी आंखें भीग रही थी जैसे मैं मुजरिम था, ना लूटते हुए उसे लूट रहा था और वह रो रो कर फरियाद कर रही थी। मेरी जिंदगी में अजीबोगरीब मोड़ आती हैं। मैंने सोनिया से टूटकर मोहब्बत की मगर उसे बीवी बनाने और बच्चों का बाप बनने से इनकार कर दिया। दूसरे मोड़ पर दो बदन ने मुझे बच्चों का बाप बना दिया। इस मोड़ पर सोनिया मुझसे बिछड़ने लगी और एक मोड़ पर मोना खड़ी हुई थी। मैं हुस्न शबाब के इस हसीन शाहकार को भी बीवी बनाकर पनाह नहीं दे सकता था और इस प्यार का मुजरिम बन रहा था जो वो मुझसे कर रही थी, क्योंकि वो प्यार किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था। मैंने थक हार कर कहा, तुम बैंकॉक पहुंचने के बाद मुझसे जुदा हो जाओ, फिर कहीं भी चली जाओ। मैं यकीन दिलाता हूं कि जहां जाओगी वहां मेरी सोच नहीं पहुंचेगी। जब सुपर मास्टर को ये यकीन हो जाएगा कि मेरा तुम्हारा राब्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है और तुम अपने शौहर के साथ सीधी सादी जिंदगी गुजार रही हो, तो वो भी तुम्हें नज़रअंदाज कर देगा। मैं सर झुकाए कह रहा था और समझ रहा था कि उसका दिल डूब रहा है, क्योंकि वो अब तक यही तवक्को कर रही थी कि मैं उसकी मोहब्बत की इंतहा और जहनी करब को अच्छी तरह समझने और मुतासिर होने के बाद उससे शादी कर लूँगा। इसके बरक्स मैं उसके किसी नादीदा शौहर की बात कर रहा था। वह शिकस्ता दिली से सोच रही थी, आदमी नहीं पत्थर है, ऐसा पत्थर जिसे ठोकर मारना चाहो तो अपने ही पाँव टूट जाएं। मैं इसके लिए क्यों टूट रही हूँ? ये क्या सितम है कि मेरी जवानी मुझको ही जला रही है और इसका कुछ नहीं बिगड़ता। अचानक ही वो उठकर खड़ी हो गई, फिर फैसलाकुन लहजे में बोली, अब मैं अपने आप को तबाह कर लूंगी और मेरी तबाही के जिम्मेदार तुम होगे। ये कहकर वो जाने लगी। मैंने पूछा, तुम जानबूझकर खुद को तबाह करोगी तो मैं जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? वो दरवाजे के पास से पलट कर बोली, मैं जानती हूँ कि किसी से शादी करके खुश नहीं रह सकती। मैं सुपर मास्टर के लिए काम करती रहूंगी, जुराइम के माहौल में रहूंगी। जो लोग भी मेरी इज्जत से खेलने आएंगे, ऐसे वक्त में आंखें बंद करके तुम्हारा तसव्वुर करूंगी और तुम्हारे नाम से तबाह होती रहूंगी। ये कहते ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। मैं खुले हुए दरवाजे को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रह गया। अच्छी ज़बरदस्ती थी। मैं सारी उम्र उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता था, उसे एक घरेलू माहौल नहीं दे सकता था, इसलिए वो बदस्तूर जुराइम के माहौल में रहकर मेरे नाम से अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना चाहती थी। अजीब धमकी थी। मेरे ज़मीर ने कहा, फरहाद, इस हकीकत से नजरें ना चुराओ कि सुपर मास्टर उसे आलाकार बनाए रखने के लिए हसीन चिड़िया समझता है और हमें उसके पर काट कर गंदे माहौल में रखेगा। तुम्हारे सिवा कोई इसकी हिफाजत नहीं कर सकता। तुमसे मायूस होकर वो सिर्फ तबाही के रास्ते पर ही चल सकती है। मैंने जवाबन सोचा, मैं क्या करूं?
दुनिया में कितनी ही हसीन और पुरशबाब लड़कियां बेयारो मददगार हैं। क्या मैं सबका ठेकेदार बन जाऊं? मेरे दिल ने जिद की मोना जैसा लाजवाब हुस्न, बेमिसाल शबाब, ऐसे तूफानी जज्बे और ऐसी तड़पने वाली वफाएं ढूंढने से नहीं मिलेंगी। मैंने दिल को समझाया, हुस्न वफा की कदर करने के लिए सोनिया और रोमाना काफ़ी हैं। ये मुकाम मैं किसी और को नहीं देना चाहता। देना चाहूंगा तो वफा करने वाली हसीनाओं की एक फौज तैयार हो जाएगी। मैं ज़ेन को झटक कर वहां से उठ गया। तन्हाई में बैठकर सोचो तो सोचों की यलगार शुरू हो जाती है। मैंने अपने कैबिन से निकलकर बेनी के कैबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। शर्लक ने दरवाज़ा खोलकर मुझे देखते ही कहा, अच्छा, अब तुम्हें हमारी याद आई है। मैं अंदर आ गया। बेनी मुझे देखकर मुस्कुराई। भाई 11 बज रही हैं, आपने तो नाश्ता नहीं किया होगा। मैंने उसके पास बैठकर अपने एक बाजू में उसे समेट लिया, फिर उसकी पेशानी चूमकर कहा, मेरी गुड़िया मेरे खाने पीने का कितना ख्याल रखती है। ये सच है कि दुनिया में बेगर्ज और बेलौस रिश्ता सिर्फ माँ और बहन का होता है। बेनी ने कहा, आप तारीफें करके मुझे ना बहलाएं। ये बताएं कि आप खुद अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हैं। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, ये ख्याल ख्वानी फुर्सत ही नहीं देती। तुम कल से देख रही हो कि तुमसे बातें करने की फुर्सत भी कम ही मिलती है। शर्लक ने कहा, अब भी बातें करते रहोगे तो खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। चलो बूफे कार में चलते हैं। वो मोना कहाँ है? मैंने आंख बंद करके मालूम किया। शर्लक ने जल्दी से कहा, अरे अरे, फिर ख्याल ख्वानी शुरू कर दी। भाई हम मोना को नहीं पूछ रहे हैं, वापस आ जाओ। मैंने आंख खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, मोना उस कैबिन में चली गई है जो उसके नाम से रिजर्व है। हम कैबिन से बाहर आए, उसे लॉक किया। फिर कॉरिडोर से गुजरते हुए बेनी ने कहा, हाँ, उसने रोजी का मेकअप उतार दिया है, शायद इसीलिए अपने कैबिन में चली गई है। मैंने टालने के लिए कहा, हाँ यही बात है। शर्लक हमारे आगे आगे चल रहा था। वो हाथ उठाकर बोला, भाई मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। तुम दोनों की आपस में दाल नहीं गली होगी, इसलिए वो चली गई। बेनी की समझ में बात नहीं आई। वो बोली, ये दाल गलना क्या होता है? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम्हारे भाई ने कोई शरारत की होगी, वो भाग गई। वो बोली, यू शट अप, ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती। मैंने हंसते हुए कहा, तुम बुरा क्यों मानती हो? शर्लक जिंदा दिल है, उसे मजाक करने दो। हम बूफे कार में पहुंचकर एक मेज के अतराफ बैठ गए। शर्लक मेरे लिए नाश्ता तलब करना चाहता था। मैंने कहा, नाश्ता नहीं, मैं पेट भरकर खाऊंगा। तुम देख रहे हो कि मेरे खाने पीने और सोने जागने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। पता नहीं थोड़ी देर बाद मेरे हालात मुझे दोपहर का खाना खाने का मौका देंगे या नहीं। शर्लक मेरे लिए खाने का और अपने और बेनी के लिए हल्के नाश्ते का ऑर्डर देने लगा। बेनी ने पूछा, ख्याल ख्वानी का एक तवील सिलसिला जारी है, आखिर ये कभी खत्म भी होगा या नहीं? जब तक दोस्ती और मोहब्बत के रिश्ते सलामत हैं, दुश्मनों की नफरतें और अदावतें जारी हैं, ख्याल ख्वानी का सिलसिला जारी रहेगा। मैं हजारों मील दूर जाने वाली मोहब्बतों को भुला नहीं सकता। अब किसका ख्याल पड़ना है? शर्लक ने कहा, अब तुम्हारा ख्याल पड़ा जाएगा। तुम अपने दिल की बहुत सी बातें मुझसे छुपाती हो। फरहाद प्लीज जरा बेनी के ख्यालात जल्दी से पढ़ो। मैंने हंसते हुए कहा, मेरी बहन का चेहरा उसके दिल की तरह साफ है। ये कोई बात दिल में नहीं रखती, मुंह पर साफ कह देती है। बेनी शर्लक को ठींगा दिखाकर बोली, सुन लिया ना, अब तो तसल्ली हो गई। वो ढिठाई से बोला, जी नहीं, भाई तो अपनी बहन की बड़ाई जरूर करेगा। मैं किसी दूसरे टेलीपैथी जानने वाले से रुजू करूंगा। ख्याल ख्वानी वाले बाजार में बहुत मिल जाती हैं। उसकी बात पर हम सब दिल खोलकर हंसने लगे। आम लोगों के लिए यह हंसने हंसाने की बात शायद ना हो, लेकिन मुझे ऐसे पुरखुलूस रिश्तों का माहौल कभी कभी मिलता है, इसलिए सीधे सादे मजाक पर भी दिल खोलकर हंसने लगता हूँ। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। मैं कुछ लम्हों के लिए रोमाना के पास पहुंचा। वो नेपाल के शहर खटमंडू पहुंच गई थी। मैं उससे ये वादा करके वापस आ गया कि जल्द ही फिर दिमागी राब्ता कायम करूंगा। खाने के दौरान हमारी मेज के पास आकर वो खड़ी हो गई। तानिया का जिक्र मैं कर चुका हूँ। फिर याद दिलाऊं कि पिछली रात जब मैं बूफे कार की तरफ आने के लिए कैबिनों के दरमियान राहदारी से गुजर रहा था, तो एक कैबिन के दरवाजे के पीछे से कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दी थीं जैसे दो अफराद वहां जद्दोजहद में मसरूफ हों। मैंने उस दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुलने में देर लगी क्योंकि अंदर गड़बड़ जारी थी। एक कद्दावर और पहाड़ जैसे डील डोल वाले बदमाश ने एक बूढ़ी औरत को बेहोश करके बर्थ पर सुला दिया था। दूसरी बर्थ पर 10-12 साल का एक लड़का गहरी नींद सो रहा था, और ये 16 या 17 बरस की कमसिन लड़की तानिया, जो इस वक्त हमारी मेज के सामने आकर खड़ी हो गई थी। पिछली रात उस बदमाश ने इसे टॉयलेट में बंद कर दिया था। तानिया में चंद खूबियां थीं। एक तो ये कि वो जवान थी मगर बच्ची लगती थी, किसी भी अजनबी को देखकर सहम जाती थी, और उसका सहमा हुआ हुस्न बड़ा ही प्यारा लगता। बहरहाल मैंने पिछली रात इसे दिमाग से निकाल दिया था। इन माँ बेटी को उस बदमाश से निजात दिलाई थी, फिर उनके पास पलट कर नहीं गया। वजह यह थी कि जितने ताल्लुकात बढ़ाओ उतनी ही ख्याल ख्वानी की उलझनें बढ़ती जाती हैं। मैं फैसला कर चुका था कि अब दोस्ती और दुश्मनी के दायरे महदूद करता जाऊंगा। तानिया ने मुझसे कहा, आप बहुत अच्छी हैं। मैं नहीं जानती कि आपका शुक्रिया किस तरह अदा करना चाहिए। वहाँ मेरी मम्मी बैठी हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। उसने एक मेज़ की तरफ इशारा किया। मैंने उधर देखा। बूढ़ी खातून मुझे देखकर ममता भरे अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उनके साथ उनका 12 बरस का बेटा बैठा हुआ था। मैंने जवाबन मुस्कुराकर एहतरामन जरा सर को झुकाया, फिर तानिया से कहा,
अपनी मम्मी से कहो मैं खाने के बाद मुलाकात करूंगा। वो पलट कर जाने लगी। मैंने सर झुका लिया, उसे जाते हुए नहीं देखा। ख्वामखा ये नजरें उसकी चाल पर शायरी करने लगती। बेनी ने पूछा, ये कौन थी? मैंने लुकमा चबाते हुए कहा, ख्याल ख्वानी की नई मुसीबत। मैं बेनी और शर्लक को पिछली रात का वाकया सुनाने लगा। फिर आखिर में बोला, अगर मैं इन माँ बेटी से मेलजोल रखूंगा तो मेरा तजुर्बा समझाता है कि ख्याल ख्वानी की मसरूफियात और बढ़ जाएंगी। भाई आप उनसे मुलाकात ना करें, मैं वहां जाकर बूढ़ी खातून को समझा देती हूँ कि आप बहुत मसरूफ रहती हैं। बेनी मेरी मसरूफियात के बायस पहले ही फिक्रमंद थी। मेरा जवाब सुने बगैर वहां से उठकर बूढ़ी औरत के पास चली गई। मैंने सोचा ठीक है, इस तरह मैं मगरूर समझा जाऊंगा, मगर नई मुसीबतों से निजात मिलती रहेगी। खाने के बाद कॉफ़ी का दौर चलने लगा। बेनी उस खातून के पूरे खानदान के साथ आ रही थी, लेकिन करीब पहुंचकर खातून मुझे मुस्कुराते हुए देखकर अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ गई और बूफे कार से बाहर चली गई। बेनी ने मेरे पास बैठकर अपने प्याली में कॉफ़ी उंडेलते हुए कहा, भाई मुसीबत इसी को कहते हैं जो पीछा ना छोड़े। वो खातून बड़ी इल्तिजा कर रही हैं, गिड़गिड़ा कर कह रही हैं कि सिर्फ 15 मिनट के लिए हम उनके कैबिन में आए। मगर क्यों, तुमने पूछा नहीं? पूछा था, वो हमें चौंका देने वाली बातें सुनाना चाहती हैं। मैंने एक सर्द आह भरी, आह मेरी जिंदगी भी क्या है। जितने लोग मिलते हैं अपने चौंका देने वाले हालात के साथ मिलते हैं। शर्लक ने कहा, अभी तो हम कॉफ़ी पी रहे हैं, उस बुढ़िया के पास जाने से पहले तुम यहीं बैठकर मालूम कर लो कि वो क्या कहना चाहती है। वाकई तजस्सुस था कि वो खातून हमें किस तरह चौंकाना चाहती हैं। मैं सर झुकाकर तानिया के दिमाग में पहुंच गया। माँ बेटी बातें करती हुए अपने कैबिन में दाखिल हो रही थीं। मैं उनकी बातें सुनता रहा, खातून के ख्यालात को भी कुरीदता रहा। फिर सर उठाकर शर्लक को देखने लगा। उसने पूछा, क्या बात है, खैरियत तो है? मैंने बेनी को देखते हुए कहा, उस खातून के साथ वो हो चुका है जो आज बेनी के साथ हो रहा है। क्या मतलब भाई, पहेलियां ना बुझवाओ, साफ साफ कहो। मैंने कहा, शर्लक तुम्हारी मंगेतर जूलिया है। तुम्हारे अनजानी डैडी की वसीयत के मुताबिक तुम जूलिया से शादी करोगे तो तुम्हें बाप की सारी जायदाद मिलेगी, वरना इस जायदाद का थोड़ा हिस्सा मिलेगा। तुम जूलिया को और उसके खानदान वालों को टरखा रहे हो। उनसे छुपकर तुमने बेनी से शादी कर ली, ठीक है ना? हाँ, मगर तुम हमारी बात क्यों ले बैठे? बात उस खातून की हो रही है। मैंने कहा, उस खातून का किस्सा भी बेनी की तरह है। आज से 17 बरस पहले एक सरमाएदार ने इस खातून से छुपकर शादी की थी। उस सरमाएदार से उसके 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की, जिन्हें हम अभी देख चुके हैं। बेनी ने चुपती हुई सवालिया नजरों से शर्लक को देखा। इसलिए देखा कि उस चोरी छुपने वाली शादी के बाद शर्लक बच्चे चाहता था और बेनी बज़िद थी कि जब तक शादी का ऐलान न होगा बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए। उसने पूछा, क्या इस सरमायादार ने उस शादी का ऐलान बाद में नहीं किया? नहीं, उस सरमायादार के यहाँ सिर्फ अपनी बरादरी में शादी की जाती है। अगर वो शादी का ऐलान करता तो अपने बाप की दौलत और जायदाद से महरूम हो जाता। शर्लक ने कहा, ओह, उस बूढ़ी की दास्तान बिल्कुल हमारे जैसी है। मैंने कहा, तुम्हारे जैसी नहीं बल्कि तुम्हारे ही खानदान की ये दास्तान है। वो बूढ़ी खातून तुम्हारी माँ है। क्या? शर्लक के हाथ से प्याली छूटते छूटते रह गई। बेनी ने भी हैरानी से पूछा, भाई ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बहन, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। शर्लक के डैडी ने पहले अपने खानदान में शादी की, वहाँ ये शर्लक पैदा हुआ। फिर 17 बरस पहले इसके डैडी ने पेरिस में उस खातून से शादी की। वो हर दूसरे तीसरे माह वहाँ जाते थे। 2 हफ्ते खातून के पास क़याम करते। अपनी मजबूरी बयान करते थे कि अगर खातून ने एलानिया अपने इस दवाजी हकूक मांगे तो वो अपने वालिद की जायदाद से महरूम हो जाएंगे। शर्लक उलझा हुआ था। उसने पूछा, मगर इस बात का क्या सबूत है कि मेरे डैडी ने उससे शादी की थी? तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी वालदा और तुम्हारी तस्वीरें खातून को दी थी। अभी यहाँ तुम्हें मेरे साथ बैठे देखकर उन्होंने तुम्हें पहचान लिया। वो अपने कैबिन में बैठी अपने बच्चों तानिया और मास्टर रूमी को तुम्हारे बारे में बता रही हैं। शर्लक ने सर को झुका लिया। हमारे दरमियान एकदम से खामोशी छा गई। सिर्फ तेज रफ्तार ट्रेन की खटाखट कानों में बज रही थी। फिर बेनी ने सर्द आह भरकर कहा, शर्लक तुमने अपनी डैडी की दास्तान मेरे साथ दोहराई। इस खातून को देखकर मुझे अपना अंजाम नजर आ रहा है। मैंने कहा, बेनी मेरे होते हुए तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। वो बोली, बेशक बहन अपने भाई पर नाज करती है, मगर भाई अगर आपने शर्लक को मेरे इस दवाजी हकूक के लिए मजबूर किया तो ये ज़बरदस्ती होगी, मोहब्बत नहीं होगी। मोहब्बत तो वो होती है जो मर्द दिल से अपनी औरत को देता है। मोहब्बत मांगने वाली औरतें भाई और बाप की इमदाद हासिल करती हैं। मोहब्बत छीनने वाली औरतें बाजारों में बैठती हैं। मेरा क्या मुकाम है शर्लक? शर्लक ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम जज्बाती हो रही हो, वरना तुम खुद देख रही हो कि मैं अब तक सच्चाई से साथ निभाता रहा हूँ। तुम्हारे डैडी भी उस खातून का साथ निभाते आ रहे थे। मैं भी इस खातून की तरह ये नहीं चाहती कि तुम बाप की जायदाद से महरूम हो जाओ। मैं और वो खातून एक ही कश्ती पर सवार हैं। उसने शौहर के इंसाफ का इंतजार करते करते शौहर को ही खो दिया। बताओ मेरी इंतजार की हद क्या है? बेनी मुझे शर्मिंदा ना करो, मेरी मजबूरी को भी समझो, मगर ये मजबूरियां ख़त्म होने वाली हैं। फरहाद हमारे साथ है, जीत तुम्हारी होगी बेनी। मैंने कहा, शर्लक सिर्फ बेनी की जीत नहीं, उस खातून को और उन बच्चों को भी उनके जायज़ हकूक मिलने चाहिए। वो उठकर खड़ा हो गया। मैं अभी अपनी उस माँ से मिलूंगा। मैं और बेनी भी उठ गई। मैंने बूफे कार से निकलते हुए कहा,
कहीं जाते ही मम्मी ने कह देना, तुम्हें तो ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम हुआ है, वहां जब तक ये बात ना खुले अनजान बने रहना। हम तीनों बातें करते करते तंग राहदारी से आगे पीछे गुजरते हुए उस कैबिन के सामने पहुंच गए। दस्तक देते ही दरवाजा खुल गया। बूढ़ी खातून ने मुझे देखते ही खुश होकर कहा, बेटा मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं, तुम अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद आए। आओ अंदर आओ। हम सब अंदर आकर बैठ गई। बेनी एक बर्थ पर तानिया और उस खातून के साथ बैठ गई। मैं और शर्लक मास्टर रूमी के साथ दूसरी बर्थ पर थे। खातून ने कहा, कल तुमने हम तीनों की जानें बचाकर जो एहसान किया उसका बदला मैं कभी नहीं दे सकूंगी। मैंने कहा, आप हमें कुछ चौंका देने वाली बातें बताना चाहती हैं? हाँ बेटा, अगरचे मुझे सौतेले रिश्तों के सामने ये बातें नहीं कहना चाहिए, डर है कि फिर हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी, मगर तुम्हारी दिलेरी और शराफत पर भरोसा करते हुए बोल रही हूँ। पहले तो मुझे इस बात पर हैरानी है कि कल रात तुम उस बदमाश को पकड़ कर ले गए फिर वापस नहीं आए। तानिया सहमी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ वापस आना मुनासिब नहीं समझा। खातून ने कहा, फिर भी तुम्हें तजस्सुस तो होना चाहिए कि वो बदमाश हमारा दुश्मन क्यों बन गया था। मैंने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ तजस्सुस तो है, अब आप बता दें। बेटे 17 साल पहले बैंकॉक का एक बहुत बड़ा सरमायादार पेरिस आया। उसने मुझसे शादी की। वो किरदार के लिहाज से शरीफ और सच्चा था। उसने बता दिया था कि पहले उसकी शादी हो चुकी है और वो बरादरी के बाहर किसी से शादी नहीं कर सकता, मगर उसने वादा किया कि कोई मुनासिब मौका देखकर हमारी शादी का ऐलान कर देगा। इस इंतजार में तकरीबन 16 बरस गुजर गई। शादी के ऐलान से पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। मैंने अफसोस का इजहार किया। आपने मोहब्बत और शौहर परस्ती में बड़े दुख उठाए हैं। मेरी हमदर्दी आपके साथ है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो खुश होकर बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मैं बैंकॉक पहुंचकर अपने बच्चों के जायज़ हकूक चाहती हूँ, मुझे दौलत की हवस नहीं। तानिया के बाप ने अपनी ज़िंदगी में मेरे लिए एक बहुत बड़े बिजनेस सेंटर में 6 मंजिला जनरल स्टोर खोला था। उस स्टोर से मुझे सालाना 70-80 लाख डॉलर मिलते हैं। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है, मगर मैं अपने बच्चों के लिए शर्लक ख़ानदान का नाम और बरतरी चाहती हूँ। शर्लक ने चौंकने की एक्टिंग की, ये तो मेरा ख़ानदान है। खातून ने संजीदगी से मुस्कुराते हुए शर्लक के डैडी की एक तस्वीर पेश की। हाँ बेटे, मैं उसी ख़ानदान की बहू हूँ, तुम्हारे डैडी मेरे शौहर थे। शर्लक ने पूछा, आपके पास अपने बयान की सच्चाई का कोई और ठोस सबूत है? एक नहीं कई सबूत हैं। मेरे पास निकाहनामा है, कारोबारी दस्तावेजात हैं जो मेरे नाम से हैं, मगर उन पर तुम्हारे डैडी के दस्तखत हैं और उनके हाथ के लिखे हुए बहुत से खतूत भी हैं। मैंने अभी बूफे कार में तुम्हें तुम्हारी तस्वीर से पहचाना है। ये देखो तुम्हारी तस्वीर। शर्लक ने अपनी तस्वीर लेकर देखी, फिर अपनी जगह से उठकर खातून के सामने पहुंच गया। मैं आपको अपनी माँ तस्लीम करता हूँ। क्या आप मुझे अपना बेटा कहेंगी? बेशक कहूँगी, मगर तुम्हारी जुबान में सच्चाई नहीं है। अगर होती तो कल रात तुम उस बदमाश को यहाँ न भेजते। ये आप क्या कह रही हैं? वो हैरानी से बोला, मैं तो आपसे पहले आपको जानता तक नहीं था। बेनी ने तायद की, मम्मी मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको गलतफहमी हुई है। कम अज़ कम आप मेरा यकीन करें, मैं आपकी बहू हूँ। बहू? खातून एकदम से घबराकर जरा पीछे हटकर बोली, तुम जूलिया हो? नहीं, मेरा नाम बेनी है। शर्लक ने अपनी बरादरी से बाहर छुपकर मुझसे शादी की है। मेरी और आपकी ज़िंदगी एक जैसी है। खातून बेयकीनी से बेनी को देख रही थी। मैंने कहा, मम्मी ये बेनी मेरी मुंह बोली बहन है और इसके सिवा दुनिया में मेरा कोई अजीज़ नहीं। अगर आप मुझ पर भरोसा करना चाहें तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि शर्लक और बेनी मोहब्बत करने वाला दिल रखती हैं। ये अब से पहले आपको नहीं जानते थे। यकीनन अनजाने दुश्मन आपको गलत फहमी में मुब्तला कर रही हैं। खातून ने कहा, बेटा तुम शर्लक जूनियर से पूछो, क्या इसने जूलिया के बाप को मेरे पास पेरिस नहीं भेजा था? क्या धमकी नहीं दी थी कि अगर मैं इसके बाप को बदनाम करने के लिए बैंकॉक आकर निकाहनामा दिखाऊंगी और बच्चों के खानदानी हकूक मांगूंगी तो हमें बैंकॉक पहुंचने से पहले कत्ल कर दिया जाएगा? मैंने कहा, यह सरासर झूठ है। शर्लक पर बेबुनियाद इल्ज़ाम है। आप मेरी बात इस तरह समझ सकती हैं कि शर्लक के ताल्लुकात जूलिया और उसके बाप से बेहतर होते तो ये बेनी से शादी न करता। जूलिया के घर वालों से तो इसकी दुश्मनी है। खातून की बदगुमानी किसी कदर कम हुई। वो कभी शर्लक और कभी बेनी को देखकर सोचने लगी, पता नहीं ये वाकई बेनी है या जूलिया। मैंने जूलिया को देखा नहीं है। मैंने उसकी सोच में कहा, मगर मुझे ये समझना चाहिए कि जूलिया अंग्रेज़ है, शर्लक के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, जबकि ये बेनी सूरत शक्ल से थाईलैंड की मुकामी लड़की लगती है। खातून ज़रा और कायल हो गई। मैंने कहा, मम्मी अगर मेरी बहन और शर्लक आपके दुश्मन होते तो कल रात मैं उस कातिल से आप लोगों को ना बचाता। मैं तो यही चाहता कि मेरी बहन जिस दौलत और जायदाद की मालका बनने वाली है उसका कोई हिस्सेदार न बने। वो अपनी पेशानी को सहलाती हुई बोली, मैं ऐसे हालात से गुजर रही हूँ कि अच्छी तरह सोचे समझे बगैर किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने कहा, बेशक आपकी परेशानी और बेएतमादी बजा है। जब तक आपको हम पर मुकम्मल एतमाद नहीं होगा हम आपसे दूर रहेंगे। यही तो बात है बेटा, कल रात के बाद मैं तुम पर इतना भरोसा करने लगी हूँ कि अब तुम्हारे सिवा कोई अपना नजर नहीं आता। मैंने इसलिए यहाँ बुलाया है कि तुम अभी इसी लम्हा हम माँ बच्चों की जिंदगी और मौत का फैसला कर दो। हम दुश्मनों के खौफ से सहम सहम कर जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। हम चुपचाप मर जाएंगे, हमें मार डालो
तानिया माँ से लिपट कर रोने लगी। मास्टर रूमी दलेर था, वो तेवर बदल कर बोला, माय ब्रदर शर्लॉक, ये दलेरी नहीं होगी, मुझे भी एक पिस्तौल दो, फिर देखोगे कौन किसको मारता है। शर्लॉक मुस्कुराने लगा। मैंने खुश होकर कहा, शाबाश बेटे, तुम सचमुच दलेर हो, मगर दो भाइयों के दरमियान पिस्तौल नहीं प्यार होना चाहिए। शर्लॉक ने दोनों बाजू फैलाकर कहा, मेरे मुन्ने भाई, अगर इतने ही दलेर हो तो बेधड़क मेरे बाजू में आ जाओ। मास्टर रूमी बेबाकी से तनकर खड़ा हुआ। शर्लॉक हंसते हुए उसे बाजू में उठाकर चूमने लगा। खातून के चेहरे से इत्मीनान भरी मुस्कुराहट का इजहार हुआ। बेनी ने उनसे कहा, मम्मी, हमने भी अपना एक अहम राज आपको बताया है। अगर आप बैंकॉक पहुंचकर किसी को यह बताएंगी कि शर्लॉक ने मुझसे शादी की है तो शर्लॉक जायदाद से महरूम हो जाएगा। खातून ने बेनी की पेशानी को चूमकर गले लगा लिया। तुम मेरी बहू हो और तुमसे पहले मैं तुम्हारा दुख उठा चुकी हूँ। इत्मीनान रखो, हमारी जुबान खामोश रहेगी। मास्टर रूमी शर्लॉक के बाजू में था। बेनी खातून के गले लगी हुई थी। अचानक ही तानिया आगे बढ़कर मुझसे लग गई। अगर वो मेरे कद तक पहुंच सकती तो गले लग जाती, और इस तरह लगने में महज अपनायत के सिवा कुछ ना मिलता। वो एकदम से चिपक कर बोली, तुम बहुत अच्छे हो, कल उस दुश्मन से हमें बचाया, आज जिन्हें दुश्मन समझ रहे थे उन्हें हमारा अपना बना दिया। काश वो मुझसे यूं ना चिपक जाती। दरअसल उसी वक्त पता चला कि वो बच्ची नहीं है। अचानक ही याद आया कि तानिया अब कोई अजनबी लड़की नहीं है, ये शर्लॉक की सौतेली बहन है। मुझे इससे दूर रहना चाहिए और इसके हुस्न शबाब पर तबसरा नहीं करना चाहिए, वरना किसी दिन शर्लॉक उसे मेरे गले का हार बनाना चाहेगा। असूली बात यही होगी कि उसने मेरी बहन को शरीके हयात बनाकर रखा है, तो मुझे भी बदले का रिश्ता कबूल करना चाहिए। खतरा। मैं फौरन ही तानिया को अपने से अलग करते हुए बोला, तानिया, हम सब तुम्हारे अपने हैं, जाओ पहले अपनी भाभी को प्यार करो। वो मेरे पास से पलटकर बेनी से लिपट गई। दरअसल वो जहनी तौर पर बची थी। अपने दिल से दहशत दूर होते ही वो एक एक से लिपट कर अपने तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का यकीन कर रही थी। वो बेनी के बाद शर्लॉक के पास आई। शर्लॉक ने अपनी तहजीब के मुताबिक बहन के रुखसार का बोसा लेकर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। फिर सब बैठकर बातें करने लगे। अब उनकी खानदानी बातें लामहदूद हो सकती थीं। मैंने कहा, मम्मी, अब मुझे इजाज़त दें, आप अपने बेटे और बहू से बातें करें, मुझे ज़रूरी काम है। मम्मी और तानिया मुझे रोकना चाहती थी, मगर बेनी और शर्लॉक मेरी ख्याल ख्वानी की मसरूफियात को समझते थे, इसलिए जल्द ही मुझे वहाँ से छुट्टी मिल गई। मैं उस कैबिन से निकलकर राहदारी से गुजरने लगा। ट्रेन के गार्ड से सामना हो गया। मैंने पूछा, ट्रेन कब तक बैंकॉक पहुंचेगी? उसने बताया, हम 3 बजे तक बैंकॉक में होंगे। इस वक्त 11:40 हुए थे। मैंने अपने कैबिन में आकर दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर एक बर्थ पर लेटकर रोमाना के पास पहुंच गया। वो खटमंडू के बाजार में घूम रही थी। वो शहर गोया हिप्पी लड़कियों और लड़कों का बाजार होता है, जहां नज़र उठाकर देखो गैर मुल्की हिप्पी नजर आती हैं। ये दुरुस्त है कि दौलत और नशे का सामान जहां होता है वहां जुराइम ज़्यादा होती हैं, कानून की सख्तियां बरकरार रहती हैं। इसके बावजूद मुजरिम अपना काम दिखाते रहती हैं। गैर मुल्की खटमंडू को चरस की जन्नत समझती हैं। उस जन्नत में जहन्नुम के बैनुल अक़वामी शैतान होती हैं। नेपाल की हुकूमत से अपने मुजरिमाना शख्सियात को छुपाने के लिए सयाहों, ताजरों और हिप्पियों के नकाब में वहां जाती हैं। मैंने रोमाना को मुखातिब किया, हेलो जानी, मैं तुम्हारे साथ ये शहर देख रहा हूँ। वो खुश होकर बोली, मैं बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यहाँ मुझे तन्हाई नसीब नहीं हो रही थी। रेड पावर का एक आदमी मेरे साथ लगा हुआ है। मैंने पूछा, चियांग शीका कहाँ है? उसे एक हिप्पी लड़की पसंद आ गई है। चूंकि वो मुझसे इश्क कर रहा था, मेरे सामने उस लड़की के पीछे नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने ही कह दिया कि मैं तन्हा शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। उसकी मुराद पूरी हो गई, मैं यहाँ आई हूँ। वो यकीनन उस लड़की के पीछे गया होगा। अब क्या चाहती हो? मैं किसी हिप्पी से दोस्ती करना चाहती हूँ। फरार होने के बाद कहीं पनाह लेने के लिए पहले से ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। अच्छा, रेड पावर का जो आदमी तुम्हारे साथ है उससे बातें करो। रोमाना ने उस शख्स से कहा, जेरी, अगर तुम्हारा टीम का लीडर मास्क मैन के हुक्म की खिलाफवर्जी करे तो मास्क मैन तक कैसे शिकायत पहुंचाई जाएगी? वो बोला, इस सूरत में उससे राब्ता कायम कर सकता हूँ। तुम जानती हो कि बराह रास्त मास्क मैन बातें नहीं करता, मगर हमारी बातें सुन लेता है और किसी तरह अपनी हदायत हम तक पहुंचा देता है। रोमाना ने कहा, तो फिर मास्क मैन तक ये बात पहुंचा दो कि चियांग शीका मुझे अभी खामोशी से छेड़ रहा है, लेकिन उसने दस्त दराजी की तो उसके हक में बहुत बुरा होगा। मादाम आप इत्मीनान रखें, मैं अभी मास्क मैन तक ये खबर पहुंचाऊंगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठना पसंद करेंगी। मैं 15 मिनट के लिए जाऊंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। रोमाना ने कहा, मैं वो सामने वाले रेस्टोरेंट में इंतजार करूंगी। जेरी उसका साथ छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगा। मैंने कहा, रोमाना, मैं जेरी के साथ जा रहा हूँ, इसे वापस आने से रोकूंगा, तुम आज़ाद हो। जेरी सोचता जा रहा था। मादाम रोमाना ना कहती तब भी मैं समझता हूँ कि चियांग शीका हसीन औरत को देखकर हवस में अंधा हो जाता है। वो रोमाना को जरूर छेड़ेगा। वो जरा दूर जाकर एक दुकान के साए में खड़ा हो गया। उस रेस्टोरेंट की जानिब देखने लगा जहां रोमाना इंतजार करने जा रही थी। यानी वो दूर रहकर रोमाना की निगरानी कर रहा था, लेकिन उसकी सोच ने बताया कि इसके अलावा रेड पावर के 2 और आदमी रोमाना की निगरानी कर रहे हैं। अब उनमें से एक बदस्तूर रोमाना पर नजर रखेगा और दूसरा आदमी जेरी के पास आएगा। 1 मिनट के बाद ऐसा ही हुआ। एक आदमी उसके करीब आकर बोला, क्या बात है जेरी?
जेरी ने उसे बॉब कहकर मुखातिब करते हुए रोमाना की शिकायत सुनाई। फिर उसे बोला, यहाँ के बॉस को इतला दे दो कि चांग शीका की अय्याशी से मादाम रोमाना नाराज हो जाएंगी, फरहाद फिर दुश्मन बन जाएगा। बॉब वापस जाने लगा। मैंने रोमाना के पास पहुंचकर कहा, जाने मन, तुम्हारी निगरानी के लिए दूर तक जाल बिछा हुआ है। जेरी के अलावा 2 और आदमी तुम्हारी निगरानी कर रही हैं। वहां रेड पावर का एक बॉस तुम्हारे मुतल्लिक एक एक पल की खबर रखता है। मास्कमैन को पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारे पास हिंदुस्तान आऊंगा और हम रसवंती की मदद करेंगे। रोमाना ने वेटर को कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद कहा, इसका मतलब यह है कि अभी मुझे यहाँ किसी से दोस्ती नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्त, तुम कब वापस आ रहे हो? अभी तो ट्रेन का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। बैंकॉक पहुँच सोचूंगा। क्या रसवंती हिंदुस्तान पहुँच गई है? यकीनन पहुँच गई होगी। क्या उससे राब्ता कायम नहीं करते हो? नहीं, वो बड़ी दोहरी चालें चल रही है। तुम्हारे लिए एक इतला ये है कि उसने बायोनिक मैन के दिमाग में घुसकर उसे सोनिया का आशिक बना दिया है। क्या वाकई? उसने मुस्कुरा कर पूछा। सोनिया का रद्दअमल क्या है? वो भी बायोनिक मैन की तरफ माइल हो रही है। मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ। सोनिया मर जाएगी मगर तुम्हारे सिवा किसी का तसव्वुर नहीं करेगी। यकीन करो रोमाना, वो मुझसे बदजन हो गई है क्योंकि मैं 2 बदन के 2 बच्चों का बाप बनने वाला हूँ। फरहाद, मेरा जी चाहता है कि ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दूँ, मगर ये रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोग मुझे पागल समझेंगे। तुम और बाप बन रहे हो, ये कैसी मज़ाक का खेज बात है। मेरा बाप बनना मज़ाक का खेज कैसे हो गया? अब मैं क्या कहूँ? तसव्वुर में बच्चों को फीडर से दूध पिलाते नजर आ रहे हो और उन बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र में बूढ़े होते दिखाई दे रहे हो। भाई, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले गई। मैंने बाप बनने के मुतल्लिक कभी सोचा भी नहीं था। ये अपनी हवसनाक हमाकत से ऐसा हो गया। इससे पहले सोनिया ने कई बार जिद की। अब चूंकि मेरे बच्चे उसकी गोद में नहीं 2 बदन की गोद में खेलेंगे, इसलिए वह मुझसे बददिल हो गई। समझ रही है कि मैं जानबूझकर उससे कतराता हूँ, उसे हमेशा अपने से दूर रखता हूँ और उससे ज़्यादा 2 बदन को अहमियत दे रहा हूँ। वो गलत नहीं समझ रही। तुमने बच्चों के सिलसिले में अपनी हमाकत तस्लीम की। ये भी तस्लीम करो तुमने एक तवील अरसा से सोनिया को छोड़ रखा है। चलो अपनी ये गलती तस्लीम कर लेता हूँ। अब पहली फुर्सत में सोनिया की गलत फहमी दूर कर दो। नहीं रोमाना, जिंदगी के नशेब फराज को समझना दुश्वार होता है। उससे ज़्यादा मोहब्बत के नशेब फराज को समझकर साबित कदम रहना दुश्वार हो जाता है। मैं खामोश तमाशाई हूँ। सोनिया को खुद ही अक्ल आएगी कि अपना मर्द दूसरी बाहों में जाकर भी अपना ही रहता है। फूल को उड़ना नहीं आता, वो अपनी शाख पर रहता है। भंवरा उड़ता है, फिर घूम फिर कर उसी फूल के पास ही आता है। तुम्हारी मोहब्बत का ये फलसफा सोनिया को बायोनिक मैन की झोली में डाल देगा। नहीं, अभी मुझे इत्मीनान है। अभी वो मेरी इमानत बायोनिक मैन के हवाले नहीं करेगी। तुम्हें इत्मीनान है तो मैं ख्वामखा बहस नहीं करना चाहती। चलो यहाँ के हालात पर बातें करें। उसकी बात खत्म होते ही एक खूबरू जवान उसकी मेज़ के पास आकर बोला, अगर तुम माइंड ना करो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। रोमाना ने गहरी संजीदगी से उसे देखा। मैंने कहा, मुस्कुराओ और इसे लिफ्ट दो। वो मुस्कुरा कर बोली, मैं कैसे माइंड कर सकती हूँ। रेस्टोरेंट वालों ने ये कुर्सियाँ हम सब के लिए रखी हैं। अलबत्ता तुम माइंड करो तो मैं चली जाऊँ। वह बैठते हुए बोला, अरे नहीं, मैं तो तुम्हारे ही लिए यहाँ आया हूँ। बहुत देर से तुम्हारे पीछे पीछे बाजार में घूम रहा था, मगर तुम्हारे साथ कोई था। रोमाना ने कहा, हाँ, अभी वो वापस आने वाला है। वह हंसते हुए बोला, मैं जब तक ना चाहूँ वो वापस नहीं आ सकेगा। मेरे आदमियों से उठा कर ले गए हैं। अच्छा। वो संजीदगी से जैसे कारोबारी अंदाज में बोली, क्या तुम आदमियों को उठाकर कहीं सप्लाई करते हो? क्या तुम मजाक समझ रही हो? नहीं, मैं तो ये मालूम करना चाहती हूँ, क्या औरतों को भी उठाकर ले जाने का कारोबार है? नहीं डार्लिंग, मैं हसीन औरतों की कदर करता हूँ। बहुत कम सच बोलता हूँ और ये सच बोल रहा हूँ कि तुम्हारा हुस्न और शबाब दोनों ही गजबनाक हैं। मेरा अंदाज़ा है कि तुम जिम्नास्टिक की मश्क करती हो। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। आजकल लड़कियां बड़े शौक से जूडो कराटे सीखती हैं। हाँ, मैं भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। कहाँ से आई हो? क्या ज़रूरी है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूँ? कोई हर्ज भी नहीं है। तुम मुझसे मेरे मुतल्लिक पूछो, मैं जवाब देता रहूँगा। रोमाना ने कहा, मैं क्या फाशनास हूँ, अपने सामने वाले से कुछ नहीं पूछती, उसका चेहरा पढ़ लेती हूँ। अच्छा, तो फिर अपना कमाल दिखाओ, मैं और ज़्यादा तुम्हारी कदर करूँगा। अभी बताती हूँ। वह मुस्कुराकर उसका मुंह तकने लगी जैसे चेहरा पढ़ रही हो। उसने सोच के जरिए मुझे मुखातिब किया, क्या ख्याल है, तुम इसके मुतल्लिक बताओगे या मैं क्या फशनासी वाली बात मजाक में उड़ा दूं? मैंने कहा, मैं बोल रहा हूं, तुम ठहर ठहर कर बोलती जाओ। वो बोलने लगी, तुम हिंदुस्तानी हो मगर तुम्हारे माँ बाप में कोई एक अंग्रेज था। वो सर हिलाकर बोला, दुरुस्त है, मेरी माँ अंग्रेज थी, बाप हिंदुस्तानी। मैं ज़्यादा माँ के पास मगरबी ममालिक में रहा। बज़ाहिर अंग्रेज नजर आता हूँ मगर मेरा दिल हिंदुस्तानी है। रोमाना ने कहा, यह सब कुछ तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है, अपना नाम बताओ। कुंवर राजपाल। वह हंसते हुए बोला, क्या ये नाम चेहरे पर नहीं लिखा? नहीं। वो बोली, चेहरे नाम नहीं काम बताते हैं। तुम एक ठंडा दिमाग रखते हो मगर गर्म धंधे करते हो। बहुत खूब, आगे बोलो। तुम फौलादी इरादों के मालिक हो। मेरे लिए जो भी इरादा किया है उसे फौलादी रुकावटों के बावजूद पूरा करोगे। कमाल है, मैं बहुत देर से तुम्हें ताड़ रहा था। मेरा तजुर्बा कह रहा था कि तुम बहुत काम की लड़की हो और तुम मेरी तवक्को से ज़्यादा बाकमाल हो। अब मेरा इरादा सुन लो।
मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और तुम्हारे इल्म ने तुम्हें समझा दिया है कि मैं तुम्हें ले जाकर ही रहूँगा। बेहतर है कि अब खामोशी से चली चलो। मैं इनकार नहीं करूँगी, मगर मैं किसी पुरस्कार गिरोह के लोगों में घिरी हुई हूँ। तुमने जिस आदमी को मेरे पास वापस आने से रोका है वो उसी गिरोह से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा और भी कुछ लोग इधर उधर फैले हुए हैं, वो यकीनन हम दोनों की निगरानी कर रहे होंगे। वो खुश होकर बोला, मैं समझ रहा था कि तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाना होगा, मगर अब तुम ताउन कर रही हो तो किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकेगा। चलो उठो। वो उठने लगा। रोमाना ने कहा, 1 मिनट, क्राउन होटल में मेरी अटैची है, उसे लूँगी क्योंकि उसमें मेरा पासपोर्ट है। वो हंसते हुए बोला, पासपोर्ट और कानून सीधे सादे शरीफ लोगों के लिए होते हैं। तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे पासपोर्ट बनवा दूंगा। मेरे लिए अपना एक ही पासपोर्ट काफ़ी है। मैं अपनी अटैची लिए बगैर नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारी जिद है? क्या मेरा चेहरा तुम्हें ये नहीं बता रहा कि मैं किसी की जिद बर्दाश्त नहीं करता? हाँ, तुम्हारा चेहरा ये भी बता रहा है कि तुम औरतों की जायज़ बात मान लिया करते हो। वो मुस्कुराने लगा, अच्छी बात है, चलो, मगर ये ना समझना कि वहाँ होटल में तुम्हारे आदमी मुझे कोई नुकसान पहुँचा सकेंगे। वो अपनी जगह से उठती हुई बोली, मैं बता चुकी हूँ कि वो मेरे आदमी नहीं, मगर तुम्हें बताई देती हूँ कि वो सब खतरनाक हैं। कितने हैं? कमरा नंबर बताओ। कमरा नंबर 3 और 4 में 4 आदमी हैं। इनके अलावा कुछ और भी होंगे जिन्हें मैं नहीं जानती। मैं सबसे निमट लूँगा। अब तो चलो। वो बैरी को कॉफ़ी के बिल के तौर पर एक बड़ा सा नोट देकर कुंवर राजपाल के साथ जाने लगी। वो साथ चलते हुए बोला, तुम इतनी पुरकशिश और बावकार हो कि तुम्हारे साथ चलते हुए शाहाना शानो शौकत का एहसास होता है। तुम यकीनन किसी ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो। वो बोली, मेरे ख़ानदान में 2 ही अफराद हैं, एक मैं, दूसरा मेरा महबूब है। उस महबूब को भूल जाओ, अब मैं आ गया हूँ। मेरी मोहब्बत बड़ी महंगी पड़ती है। अगर तुम ये महंगाई बर्दाश्त कर लोगे तो फिर सोचूंगी। अभी तुम मुझे यहाँ से बखैरियत ले जाने के मुतल्लिक सोचो। वो एक सड़क पार करके दूसरी तरफ पहुँचे। वहाँ सुर्ख रंग की एक कार खड़ी हुई थी। वहाँ 2 जवान खड़े हुए थे। कुंवर राजपाल ने उनसे हिंदुस्तानी जुबान में कहा, क्राउन होटल के कमरा नंबर 3 और 4 में 4 आदमी हैं। वहाँ से एक अटैची लेकर आना है। कुंवर ने घूमकर रोमाना से पूछा, अटैची की पहचान बताओ, वो किस कमरे में है? कमरा नंबर 3 में सुर्ख रंग की अटैची है। कुंवर ने अपने आदमियों से कहा, सुन लिया ना, मैं धर्मशाला के पीछे मैदानी रास्ते पर इंतजार करूंगा। अपने साथ जितने आदमी ले जाना चाहो ले जाओ। मैं आधे घंटे का वक्त दे रहा हूँ, जाओ। वो लोग दूसरी कार में बैठकर चले गए। रोमाना कुंवर के साथ सुर्ख रंग की कार में बैठ गई। कुंवर ने एक बटन दबाया, डैशबोर्ड का खाना खुल गया। अंदर शराब की बोतल, ट्रांसमीटर, रिवॉल्वर और नोटों की गड्डियाँ रखी हुई थी। उसने दूसरा बटन दबाया। एक ट्रे में शराब की बोतल और 2 गिलास से रखते हुए सामने आ गई। उसने कहा, जाम बनाओ। मैं किसी नशा को हाथ नहीं लगाती। मेरा महबूब ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। वो खिड़की के बाहर थूकते हुए बोला, फिर तो वो नामर्द होगा। रोमाना एकदम से गर्म हो गई। वो एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर मारना चाहती थी, मगर मैंने उसे रोक दिया। नहीं रोमाना, गुस्सा नहीं दिखाओ, ज़रा बर्दाश्त कर लो। इसके साथ जाकर तुम रेड पावर वालों से दूर जा सकोगी। रोमाना की सोच ने कहा, तुम्हें नामर्द कहलाना पसंद है तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। मेरी जान, इसके कह देने से क्या होता है? तुम तो अपने मर्द को पहचानती हो ना। वो बेख्तियार मुस्कुराने लगी। कुंवर ने पूछा, तुम मेरे रिमार्क्स पर मुस्कुरा रही हो? क्या वाकई वो कमबख्त मर्द नहीं है? वो शौकी से बोली, वो तो ऐसा है कि उसके तसव्वुर से उसकी महबूबाओं को झुरझुरी सी आ जाती है। वो नागवारी से सख्त लहजे में बोला, मेरे सामने किसी का कसीदा मत पढ़ो। मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं उसकी ज़िंदगी मुख्तसर कर दूंगा। कुंवर, क्या तुम समझते हो कि इस दुनिया में कोई तुम पर सवा शेर नहीं हो सकता? मेरा अपना तजुर्बा यही है। मेरे सामने आज तक जो भी सवा शेर आया, मैंने उसे सवा चटांग का भी रहने नहीं दिया। बहरहाल, मैं आगे बढ़ने से पहले एक पैक पीना चाहता हूँ। मेरे हसीन साकी, जाम बढ़ाओ। मैं साकी नहीं हूँ, मेरा नाम रोमाना है, और रोमाना ने आज तक किसी के लिए जाम नहीं बनाया। वो गुर्रा कर देखने लगा। वो मुस्कुराने लगी। क्या तुम देखना चाहती हो कि मैं कैसा जाबर हूँ? किसी दूसरे वक्त देख लूँगी, अभी सरेआम तमाशा बनने से क्या फ़ायदा? उसने चुभती हुई नज़रों से रोमाना को देखा, फिर एक बटन दबाया। शराब की ट्रे खाने के अंदर चली गई। डैशबोर्ड बंद हो गया। फिर वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, ये ठीक है, मैं सरेआम तुम्हें तमाशा नहीं बनाना चाहता। अभी हम जहाँ जाकर तुम्हारी अटैची का इंतज़ार करेंगे, वहाँ तुम मेरे लिए जाम बनाओगी। वो खामोश रही, खिड़की के बाहर गुजरते हुए मनाजिर को देखती रही। कुंवर ने कहा, मैं तुम्हारा टाइप समझ गया हूँ। तुम अजियत पसंद औरत हो, मर्द को गुस्सा दिलाती हो ताकि वो तुम्हारी पिटाई करे, तुम्हें खूब अजियतें पहुँचाए। तुम्हारी जैसी औरतों को बेहोशी की हद तक मार खाकर तस्कीन हासिल होती है। हाय कुंवर, तुमने मुझे बिल्कुल ही समझ लिया है। मेरा महबूब मुझे बड़ी अजियतें पहुँचाता है, इतनी अजियतें कि मैं थक हार कर उसकी आगोश में चली जाती हूँ। अब तुम भी सुन लो, जब तक तुम मुझे अजियतें नहीं पहुँचाओगे, मैं तुम्हारे लिए जाम नहीं बनाऊंगी। वो गाड़ी के अकबनुमा आईने में देखते हुए बोला, एक नीले रंग की कार बहुत देर से हमारे पीछे चली आ रही है। पीछे देखकर बताओ, क्या वो तुम्हारे साथियों की कार है? वो बोली, हम आज दोपहर को यहाँ पहुँचे हैं, अब तक हमारे पास कोई कार नहीं थी। वैसे तुम जिन्हें मेरा साथी कह रही हो, वो सब एक बहुत ही खतरनाक तंजीम के लोग हैं।
सारी दुनिया में उनके ऐसे जराए हैं कि मिनटों में अपने लिए कार, करेंसी और हथियार वगैरह मुहैया कर लेती हैं। वो हंसते हुए बोला, इस दुनिया में कितनी ही खतरनाक तंजीमें हैं, उनमें से आज तक किसी ने फरहाद अली तैमूर का कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या तुमने फरहाद का नाम कभी सुना है? रोमाना ने लबों पर आने वाली मुस्कुराहट को छुपाते हुए पूछा, क्या ये फरहाद तुम्हारा कोई साथी है? क्या तुम अखबारात नहीं पढ़ती हो? आजकल तो सारी दुनिया के अखबारात में उसकी तस्वीरें और उसके कारनामे शाया हो रही हैं। कोलालमपुर में उसकी नाकाबंदी की जा रही है। अगर अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक वो टेलीपैथी जानता है तो अपने इल्म के जरिया मलाया की सरहद पार कर लेगा। लेकिन ये टेलीपैथी वाली बात नाकाबिल यकीन है। ये कोई भी यकीन करने की बात है कि वो दूसरों की सोच पढ़ लेता है। वो बोली, मैंने तो सुना है कि टेलीपैथी एक बाकायदा इल्म है जिसे सीखा जा सकता है। बकवास है। जब ये अखबारात वाले किसी को शोहरत की बुलंदियों पर उछालना चाहती हैं तो सच्चाई में थोड़ा सा झूठ मिलाकर उसे हीरो बना देती हैं। फरहाद के साथ भी टेलीपैथी का दुम छल्ला लगाकर उसे एक पुरस्कार शख्स बना रही हैं। मगर तुम अभी खुद ही फरहाद को हीरो बना रहे थे कि दुनिया की खतरनाक तंजीमें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, अखबारात पढ़ने से वो फौलाद ही मालूम होता है। मैं ऐसे अनमोल हीरों की तलाश में रहता हूँ। मैंने अपने जासूस कोलालमपुर में फैला दिए हैं। वो किसी तरह फरहाद को तलाश करके मेरे पास ले आएंगे। कुंवर बातों के दौरान अकब नुमाइने में देखता जा रहा था। वह नीली कार बराबर ताकुब कर रही थी। रोमाना ने पूछा, अच्छा तो फरहाद जैसे लोग तुम्हारे लिए अनमोल हीरे और मुझ जैसी लड़कियां कीमती नगीना कहलाती हैं। तुम ऐसे जौहरी बनकर क्या करते हो? जौहरी दौलत ही कमाया करते हैं। अब ये ना पूछना कि कैसे दौलत कमाई जाती है। तुम ऐसी बच्ची भी नहीं हो कि समझ ना सको। वो तो मैं समझती हूँ कि तुम नाजायज धंधे करते हो, मगर धंधों की भी किस्में होती हैं। तुम क्या फशनास हो, खुद मालूम कर लो। रोमाना ने मेरी सोच के मुताबिक कहा, तुम्हारी सांसों से चरस की बू आ रही है। धंधा यही है? वह हंसते हुए बोला, बेशक यही धंधा है, मगर मैंने चरस को कभी मुंह नहीं लगाया। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। तुम रईस आजम हो मगर किसी के मातहत रहकर काम करते हो। वो नागवारी से बोला, तुम्हारी क्या फशनासी गलत है। कुंवर, चेहरे झूठ नहीं बोलते। तुम्हारे चेहरे पर बज़ाहिर रोब और दबदबा है, मगर मैं पढ़ने वाली जानती हूँ कि ये एक महकूम का चेहरा है। मुझे गुस्सा ना दिलाओ, मैं किसी का हुक्म नहीं मानता। वो एक धर्मशाला के पीछे एक मैदान में पहुंच गए। कुंवर ने गाड़ी रोक दी। वहां दूर तक कितने ही हिप्पी सियाहों की बड़ी बड़ी वैगन कारें नजर आ रही थीं। खुले मैदान में बहुत से हिप्पी लड़के लड़कियां छोटी छोटी टोलियों की सूरत में इधर उधर बैठे हुए चरस का दम लगा रहे थे। वो नीली कार भी वहां पहुंच गई। उस कार का दरवाजा खुलने के बाद चांग शीका नजर आया। कुंवर और रोमाना भी कार से बाहर आ गए। चांग शीका ने दूर से तंजिया अंदाज में पूछा, रोमाना, क्या ये नया यार बना लिया है? कुंवर ने आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ बेटे, तुम्हारी अम्मा जान ने मुझे पसंद कर लिया है। चांग शीका ने हंसते हुए कहा, बेहतर है कि हम दोनों बेवकूफ़ ना बने। ये लड़की सबकी अम्मा जान है, इससे दूर रहो, वरना फरहाद अली तैमूर को अपना बाप बनाना पड़ेगा। कुंवर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? क्या तुम फरहाद को जानते हो? चांग शीका ने रोमाना की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, ये फरहाद की जागीर है। कुंवर ने हैरानी से पूछा, क्यों रोमाना, क्या यह दुरुस्त है? क्या तुम क्याफा शनास नहीं हो? क्याफा शनास? चांग शीका ने ज़बरदस्त कहका लगाते हुए कहा, शायद इसने तुम्हारा चेहरा पढ़कर तुम्हारे राज की बातें तुम्हें बताई होंगी। अरे अहमक, फरहाद तुम्हारी सोचें पढ़ चुका है। इस वक्त भी वह इस लड़की के जरिए अपनी दिमागी आंखों से हम दोनों को देख रहा है। वो बेयकीनी से बोला, मैं नहीं मानता कि टेलीपैथी का इल्म इतना एडवांस हो चुका है कि वो कहीं बैठा हुआ हमारी सोचें पढ़ रहा होगा और हमारी बातें सुन रहा होगा। तुम्हें यकीन नहीं है तो इस लड़की को छेड़ कर देख लो, तुम्हारी खोपड़ी घूम जाएगी। रोमाना कार से टेक लगाई खड़ी मुस्कुराकर उन्हें देख रही थी। कुंवर सोच रहा था, मुझे यकीन कर लेना चाहिए कि मेरे साथ टेलीपैथी का चक्कर चल रहा है। मेरे इस राज को कोई नहीं जानता कि मैं किसी के मातहत रहकर काम करता हूँ। सब मुझे बिग बॉस और नेपाल का बेताज बादशाह कहते हैं। लेकिन रोमाना ने समझ लिया कि मैं किसी का महकूम हूँ। कैसे समझ लिया? वो रोमाना को सवालिया नज़रों से देखने लगा। उसकी सोच कह रही थी, उस पुरस्कार आदमी ने मुझसे मुआहदा किया था, मेरे पास रोमाना की तस्वीर भेजी थी कि ये लड़की आज खटमंडू पहुंच रही है, फिर इसे मेकअप में छुपाकर दिल्ली पहुंचा दिया जाए। इस काम का मुआवजा 1 लाख रुपए तक मिलेगा। उसकी सोच के दौरान चांग शीका ने कहा, रोमाना, जब तक फरहाद तुम्हें लेने यहाँ ना आए, तुम हमारे पास उसकी अमानत हो। आओ चलो। इतने में तीसरी गाड़ी वहां आकर रुक गई। कुंवर के 4 माहतियत उस गाड़ी से उतर रहे थे। एक के हाथ में रोमाना की अटैची थी। कुंवर ने चांग शीका से कहा, मिस्टर, यह अटैची देखकर तुम्हें समझ लेना चाहिए कि रोमाना मेरे साथ जा रही है। बेहतर है तुम इसे भूल जाओ, वरना मेरे आदमी तुम्हें भूलना सिखा देंगे। रोमाना अपनी अटैची के साथ कुंवर की कार में बैठ रही थी। चांग शीका उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। 4 आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर जंग शुरू हो गई। कुंवर ने स्टीयरिंग सीट के पीछे बैठकर कार को स्टार्ट किया, फिर तेजी से ड्राइव करता हुआ वहां से जाने लगा। रोमाना ने कहा, उसका नाम चांग शीका है, बहुत ही खतरनाक फाइटर है, तुम्हारे 4 आदमियों की हड्डियां तोड़कर रख देगा। मेरे आदमियों को जब शिकस्त होगी तो वो रिवॉल्वर निकाल लेंगे। वो लिबास के नीचे बुलेट प्रूफ शील्ड पहनता है। उसने डैशबोर्ड से ट्रांसमीटर निकालकर किसी से राब्ता कायम करने के बाद कहा, राजमहल की सड़क पर स्याह रंग की कार लेकर फौरन पहुंचो, हरी अप।
वो ट्रांसमीटर को वापस रखते हुए बोला, मैं तुम्हें कॉटेज में पहुंचाऊंगा, वहां तुम्हारा हुलिया बदलकर 2 घंटे बाद हिप्पियों की एक जमात के साथ तुम्हें दिल्ली पहुंचा दिया जाएगा। 10 मिनट के बाद वो राजमहल की सड़क पर पहुंच गई। वहां स्याह रंग की कार मौजूद थी। वो दोनों सुर्ख रंग की कार छोड़कर उसमें बैठ गए। गाड़ी फिर आगे बढ़ गई। उसी वक्त ट्रांसमीटर पर कॉल मौसूल हुई। एक मातहत ने बताया कि चांगशी का आदमी नहीं शैतान है, उसने 3 को मार गिराया। चौथे ने उस पर फायरिंग की मगर उस पर असर नहीं हुआ। उस चौथे आदमी ने फरार होकर अपनी जान बचाई थी और ट्रांसमीटर के जरिए अब रिपोर्ट सुना रहा था। कुंवर ने ट्रांसमीटर को बंद करके रख दिया। उसे इत्मीनान था क्योंकि वो कार बदल चुका था। थोड़ी देर बाद रोमाना रूप बदलने वाली थी। चांगशी का अब उसकी गर्द को भी नहीं पा सकता था। रोमाना ने मुझसे कहा, फरहाद ये तो खुद ही मुझे दिल्ली पहुंचा रहा है। हाँ, एक पुरस्कार शख्स ने कुंवर से 1 लाख रुपए में सौदा किया है। इसके एवज वो तुम्हें दिल्ली पहुंचा रहा है। यकीनन इस शख्स को मालूम था कि तुम आज खटमंडू पहुंच रही हो। ये बात सिर्फ रेड पावर के आदमी जानते थे और तुम रेड पावर वालों के दरमियान थी। तुम्हें इनसे छीनने वाला वो पुरस्कार आदमी सुपर मास्टर से ताल्लुक रखता होगा। लेकिन सुपर मास्टर को कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ का सफ़र कर रही हूँ? हाँ, ये गौर करने का मुकाम है कि ये दोनों तंजीमें हमारे मुतल्लिक कैसे मालूम कर लेती हैं। थोड़ी देर तक खामोशी रही। हम दोनों गौर कर रहे थे। फिर रोमाना ने कहा, तुम सुपर मास्टर के उस टेलीपैथी जानने वाले को भूल रहे हो जो मोना के दिमाग में छुप कर रहता है। क्या वो चुपके से तुम्हारी सोचें नहीं पढ़ता होगा? मैंने अचानक जापानी जुबान में कहा। तुमने खूब याद दिलाया। हमें आइंदा इसी जुबान में प्राइवेट बातें करना चाहिए। वो शायद ये जुबान ना जानता हो। उसने पूछा, अब क्या होगा? सुपर मास्टर के आदमी तो मुझे दिल्ली में देखते रहेंगे। मैं जिन हिप्पियों के साथ जाने वाली हूँ वो शायद सुपर मास्टर के बहरूपिये हैं। होने दो, तुम दिल्ली पहुंचो, फिर देखा जाएगा। कुंवर ने कॉटेज के सामने गाड़ी रोक दी। रोमाना अपनी अटैची लेकर उतर गई। कुंवर ट्रांसमीटर उठाकर दरवाजे पर आया। फिर जेब से चाबियां निकालकर उसे खोलते हुए मुस्कुराकर बोला, ये मेरी अय्याशी की जगह है। यहाँ सिर्फ हसीन लड़कियां मेरे साथ आती हैं। वो जवाबन मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी सूरत ही बता देती है कि पक्के। उसने दरवाज़ा खोलकर कहा, बाज लड़कियां पहले गालियां देती हैं फिर मेरे तलवे चाटने लगती हैं। अंदर चलो। वो अंदर आ गई। कुंवर ने दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद ट्रांसमीटर के जरिए किसी को हुक्म दिया कि एक निहायत ही खूबसूरत लेडीज पर्स और अटैची खरीद कर लाई जाए। फिर वो ट्रांसमीटर बंद करते हुए बोला, वो चांगशी का तुम्हें तुम्हारे पर्स और अटैची से पहचान सकता है, लिहाजा ये चीज़ें भी बदल जाना चाहिए। वह कॉटेज बड़ी खूबसूरती से सजा हुआ था। दीवार पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं। वो ख्वाबगाह में पहुंचकर बोला, मैं बिस्तर पर ले जाने से पहले पीता हूँ। वो रहा शराब का कैबिनेट, इसे खोलकर मेरे लिए जाम बनाओ। मैं इनकार नहीं सुनूंगा। वो अटैची और पर्स एक तरफ रखकर बावाज़े बुलंद मुझसे बोली, क्यों फरहाद? इनकार की सूरत में मुझे हाथ पांव हिलाना होंगे या तुम निमट लोगे? मैंने कहा, यह कुंवर भी ज़बरदस्त फाइटर है। मुझे यकीन है कि तुम ही बाजी ले जाओगी, मगर लड़ाई झगड़े में बड़ा वक्त ज़ाया होगा। तुम खामोशी से मेकअप शुरू करो, मैं इसे हैंडल करता हूँ। रोमाना ने ड्रेसिंग टेबल के पास आकर देखा। वहाँ मेकअप का तमाम सामान मौजूद था। वो आईने के सामने बैठ गई। कुंवर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा ताकि उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर उसे खींचते हुए शराब के कैबिनेट तक ले जाए। वो रोमाना के पीछे पहुंचा मगर अपने ही सर के बालों को मुट्ठियों में जकड़कर खुद को खींचता हुआ शराब के कैबिनेट तक पहुंच गया। फिर मैंने उसके दिमाग को अपनी मुट्ठी से आज़ाद कर दिया। वो बौखलाकर कभी खुद को और कभी रोमाना को देखने लगा। वो आराम से बैठी मेकअप में मसरूफ हो गई और कुंवर सोच रहा था कि वो खुद अपने ही बालों को मुट्ठी में जकड़कर रोमाना के पास से वापस क्यों आ गया। उसने सोचा, क्या ये फरहाद की टेलीपैथी है? नहीं, ये टेलीपैथी नहीं है। मैं अभी जाकर उस मगरूर जवानी को दबोच लूंगा। मैं उसके दिमाग में फिर बैठ गया। वो रोमाना की तरफ बढ़ा। मैंने उसे वापस घुमा दिया। वो जिद में आकर फिर पलट गया। मैंने उसे फिर पलटा दिया। अब वो संजीदगी से टेलीपैथी के बारे में सोचने लगा। फिर उसने रोमाना से पूछा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो आईने में देखती हुई बोली, ये तुम्हारी अय्याशी की जगह है। कोई तुम्हारे साथ अय्याशी कर रहा होगा। वो आगे बढ़कर बोला, क्या फरहाद मुझे तुम्हारे पास आने से रोक रहा है? तुम तो मेरे पास आ ही गए हो। उसने अचानक ही रोमाना को तमांचा मारने के लिए हाथ उठाया मगर वो हाथ चेहरे के करीब से गुजर गया। दूसरी बार उसका हाथ रोमाना के सर के ऊपर से गुजरा। वो बोली, ठीक है, मक्खियां उड़ाते रहो। उसने झिल्लाकर उस पर छलांग लगाई। वह सामने बैठी हुई थी और छलांग उसकी मर्जी के खिलाफ पीछे की तरफ लगी। वो फर्श पर गिर पड़ा, फिर फौरन ही उछलकर खड़ा हो गया। पास रखे हुए एक पीतल के गुलदान को उठा लिया। उसका टारगेट रोमाना का सर था। इसके बरक्स वो अपने सर पर गुलदान से ज़रबें लगाने लगा। 1 बार, 2 बार, 4 बार। वो सारी ज़रबें शदीद थीं। उसके सर से बहता हुआ लहू चेहरे को लाल कर रहा था। फिर वो एक सोफा पर गिरकर साकित हो गया। रोमाना ने मेकअप करते हुए पूछा, अच्छा तो अपना ही लहू उछालने की अय्याशी करते हो? वो फटी फटी आंखों से दूर बैठी हुई रोमाना को देख रहा था और सोच रहा था, जब मेरा दिमाग ही मेरे बस में नहीं रहता तो मैं क्या करूं? मैं जिद में आकर जख्मी हो गया। वो टेलीपैथी जानने वाला मुझे हलाक भी कर सकता है। मैंने उसकी सोच में कहा, हाँ, मैं ऐसे नादीदा दुश्मन की महबूबा को हाथ नहीं लगा सकता जो मौजूद ना हो, और मौजूद हो। मुझे फौरन ही अपनी मरहम पट्टी करना चाहिए। वो अपनी जगह से उठकर बाथरूम में आ गया।
फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर लहू पहुंचते हुए उसने सोचा, क्या फरहाद यहाँ बाथरूम के अंदर भी होगा? मुझे मालूम करना चाहिए कि वो यहाँ है या नहीं। उसने यक बयक अपने मुंह पर एक जोर का तमाचा रसीद किया। मैंने उसके जहन को आज़ाद छोड़ा तो वो बौखला कर बोला, हाँ है, वो यहाँ मौजूद है। फिर वो बड़ी शराफत से अपनी मरहम पट्टी में मसरूफ़ हो गया। मैं उसके साथ लगा रहा। मरहम पट्टी के बाद मैंने उसकी सोच में कहा, मैं ऐसी जिल्लत उठाने के बाद रोमाना को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। बेहतर है कि इसका मेकअप खत्म होते ही इसे दहली के लिए रुखसत कर दूं। उसने ट्रांसमीटर उठाकर राब्ता कायम किया। किसी को हुक्म दिया कि हिप्पी टीम अपनी वैगन कार के साथ कॉटेज के सामने आ जाए। वक्त से पहले रवानगी होगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बैरूनी दरवाजे को खोला। उसका मातियत रोमाना के लिए परस और अटैची लेकर आया था। कुंवर शराब की बोतल लेकर वहां पीने बैठ गया। अपने मातियत के हाथों से परस और अटैची को रोमाना के पास भेज दिया। खुद उससे सामना करने से कतरा रहा था। आध घंटा बाद हिप्पियों की एक टीम वहां पहुंच गई। रोमाना ने एक पासपोर्ट की तस्वीर के मुताबिक मेकअप किया था। अब वो लंदन से आने वाली एक हिप्पी लड़की बन गई और उसका नाम मार्था एडवानी था। तब कुंवर ने उसका सामना किया, क्योंकि जिस रोमाना के सामने जाते हुए झींप रहा था अब वो नजर नहीं आ रही थी। बहरहाल वो हिप्पियों के साथ वैगन कार में बैठकर वहां से रवाना हो गई। कुंवर से पीछा छूट गया। मैंने चियांग शीका की खबर ली। वो एयरपोर्ट पहुंच गया था ताकि रोमाना कुंवर को किसी तैयारी के जरिए ना ले जाए। उसने रेड पावर के दूसरे आदमियों को मुख्तलिफ रास्तों की नाकाबंदी पर मामूर कर दिया। हाईवे पर उसके आदमी गुजरती हुई गाड़ियों को रोककर अंदर झांकते थे। किसी लड़की पर शुबा हो तो उसके चेहरे को छूकर टटोल कर मेकअप का अंदाजा करते, फिर उन्हें जाने की इजाजत दे देते। रोमाना की गाड़ी को भी रोका गया। अगर वो रोमाना पर शुबा करते तो मैं उनके शुबे को सोच के जरिए यकीन में बदल देता, मगर ऐसा नहीं हुआ। शायद वो बेशुमार गाड़ियों के मुसाफिरों को चेक करते करते उकता गए थे। उन्होंने सरसरी नजरों से देखकर उन्हें जाने की इजाजत दे दी। मैंने कहा, रोमाना अब कोई खतरा नहीं, तुम सफर जारी रखो, मैं जा रहा हूँ। हम बैंकॉक पहुंच गए। अपनी मसरूफियत के बायस मैं कितनी ही बातें भूल जाता हूँ। इस दौरान मैं उस अजनबी मेज़बान को भूल गया था जिसने कोलालमपुर में बड़ी बेलौस दोस्ती और मेहमान नवाजी का सबूत दिया, मगर उसकी बदमाशी यही थी कि मुझसे अब तक छुपा हुआ था। मुझे दोस्ती का फरेब देकर मलाया के जंगल में खुफिया तहखाने पर काबिज हो गया। चियांग प्लाजा पर भी दोबारा रेड पावर का कब्जा हो गया। इससे अंदाजा होता था कि वह अजनबी मेज़बान रेड पावर का कोई बहुत ही चालाक बॉस या खुद मास्क मैन है। तय ये पाया कि हम सब शर्लक की एक प्राइवेट कोठी में ठहरेंगे। मुख्तसर ये कि हम उस प्राइवेट कोठी में पहुंच गए। शर्लक से तन्हाई में बातें हुई। उसने वादा किया कि वो शाम तक मेरे लिए मेकअप का सामान ले आएगा, फिर मैं अपना हुलिया बदल लूंगा। उसके जाने के बाद मैंने बेनी से कहा, मैं तकरीबन 1 घंटे से तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम अपनी सास वगैरह से बातें करो, मैं तन्हाई चाहता हूँ। भाई अब तो आप मेकअप बदल देंगे, मम्मी और तानिया और मास्टर रूम ये सब देखेंगे, ख्वामखा तजस्सुस में मुब्तला रहेंगे। आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं कि मम्मी काबिल एतमाद हैं या नहीं। अगर एतमाद के काबिल हैं तो उन्हें अपनी असलियत बता दें। मैंने कहा, मम्मी पर एतमाद किया जा सकता है, मगर तानिया डरपोक है और मास्टर रूमी बच्चा, वो किसी न किसी के सामने मेरी असलियत उगल देंगे। तो फिर वो लोग आपको दूसरे मेकअप में देखकर क्या सोचेंगे। मैं चुपचाप दूसरा मेकअप करूंगा और उनके सामने आए बगैर यहाँ से शर्लक के साथ चला जाऊंगा, यानी मुझे भी छोड़कर चले जाएंगे। नहीं, जब तक इस मुल्क में हूँ किसी न किसी बहाने तुम्हारे करीब रहूंगा। वो खुश होकर चली गई। मैंने एक कमरे में आकर दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने के बाद पर्दे खींच दिए। उस कमरे और बाथरूम का जायजा लिया, फिर इत्मीनान से बैठकर सोनिया के पास पहुंच गया। वो अपने कैबिन में तनहा थी। जहाज 1 घंटे बाद कराची की बंदरगाह पर पहुंचने वाला था। वह सूटकेस खोलकर अपना एक लिबास तय करके रख रही थी। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब सोच के जरिए उससे गुफ्तगू करना चाहिए। अब उससे दूरी एक दूसरे से दायमी जुदाई का बायस बन सकती है। मैंने उसे हौले से मुखातिब किया। वह हैरत से उछलकर खड़ी हो गई। पहले उसे यकीन नहीं आया कि उसके दिमाग में मेरा लहजा उभर रहा है। मैंने कहा, मेरी जान, ये मैं हूं, तुम्हारा फरहाद, यकीन कर लो। यकीन करते ही वो नागवारी से बोली, कहो मेरी याद कैसे आ गई। मैंने कहा, तुम्हारी याद कब नहीं आती, हर सांस के साथ आई, मगर मैं ख्याल ख्वानी से महरूम था। मुझे तुम्हारी ख्याल ख्वानी से कोई दिलचस्पी नहीं। मुझसे गुस्सा हो क्या? वह तंज़ी अंदाज में बोली, हाँ मुझे गुस्सा नहीं, खुशी का इजहार करना चाहिए। तुम्हें बच्चों का बाप बनने देने की मुबारकबाद देना चाहिए। बच्चों का बाप, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे सामने अनजान न बनो। अगर मेरे सामने होते तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती। तुम्हारी जान की कसम, ये बच्चों वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। ये बताओ कि मुझे कौन से बच्चों का बाप बना रही हो? क्या तुम माँ बनने वाली हो? देखो फरहाद, तुम्हारी इस बदमाशी वाली मासूमियत पर मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं कभी मान नहीं सकती कि तुमने अखबारात में अपने मुतल्लिक कुछ पढ़ा ना हो। मैंने कल से अखबार का मुंह नहीं देखा। मलाया की सरहद पार करने की फिक्र में लगा था। अब यहाँ थाईलैंड पहुंच गया हूँ। यहाँ मुझे क्षमा बीनी का मौका मिला। टेलीपैथी वापस आ गई। वापस आते ही सबसे पहले तुमसे मुखातिब हो रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए दीवाना रहता हूँ और तुम मुझे परवाना समझने की बजाय मक्खियाँ समझकर उड़ा देती हो। मेरी नज़रों में तुम्हारी हैसियत मक्खी से ज्यादा नहीं। जाओ यहाँ से, 2 बदन की मिठास पर बैठो। 2 बदन? मैंने ताजुब का इजहार किया। अच्छा हाँ, आजकल अखबारात में मेरा खूब तज़किरा हो रहा है। 2 बदन का भी जिक्र हुआ था। तुम उन्हीं डबल ज्यूल का ताना दे रही हो? वो दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच कर बोली, वो डबल तुम्हारे बच्चों की माएँ बन रही हैं।
मैंने हंसते हुए कहा, किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। बकवास मत करो। तमाम दुनिया के अखबारात झूठ नहीं बोल सकते। यकीन ना हो तो पिछले दिन का अखबार कहीं से हासिल करके पढ़ो। मैं तुम्हारे बच्चों की मां बनने के काबिल नहीं थी। डबल ज्वील के पास डबल हुस्न, डबल अदाएं थी, इसलिए तुम उन्हें अपने डबल बच्चों की माएँ बना रहे हो। जरा एक बार सामने आओ, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी करके रख दूंगी। मैंने बदस्तूर अपनी पारसाई जताते हुए कहा, तुम्हारे गुस्से से यह साबित होता है कि बच्चों वाली बात दुरुस्त है, मगर तुम्हें भी यकीन करना चाहिए कि ऐसा अनजानेपन में हो गया। वो जरा चुप होकर सोचने लगी। ये बात उसके दिल को जरा लगी थी कि मैं अनजानेपन में ख्वामखा बाप बन रहा हूँ। मैंने अपनी बात पर जोर पैदा करने के लिए कहा, तुम खुद ही सोचो, अगर डबल ज्वील से दिली लगाव होता तो वो अमेरिका में ना होती, मेरे साथ थाईलैंड में रहती। ये तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें दिली लगाओ किसी से नहीं, आए दिन नई जो मिल जाती है। जान तुम्हारी कसम, मुझे सिर्फ तुमसे दिली लगाओ है। मुझे जान ना कहना, इसी जुबान से रोमाना को भी जान कहते होगे। आह रोमाना, मैंने एक सर्द आह भरकर कहा। उसने मेरी जुदाई से तंग आकर दूसरा साथी ढूंढ लिया है। सोनिया अंदर से खुश हो गई, फिर चौंक कर बोली, झूठे मक्कार, अभी तुमने कहा था कि ख्याल ख्वानी वापस आते ही पहले मुझसे रब्ता कायम किया है, फिर ये रोमाना के मुतालिक कहाँ से मालूमात हासिल हो गई? उस ज़हीन औरत ने बड़ी खूबसूरती से मेरा झूठ पकड़ा था। मैं ज़रा गड़बड़ा गया। मैंने कहा, भाई मैंने रोमाना से दिमागी रब्ता कायम नहीं किया, वो तो यहीं थाईलैंड में खूबरू नौजवान के साथ है। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। मैं अपने असली रूप में नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे पहचान न सकी। सच पूछो तो मैं भी तुम्हारा असली रूप अब तक नहीं पहचान सकी। मैंने दर्द भरे लहजे में कहा, मेरा असली रूप यह है कि मैं हारे हुए जवारी की तरह वापस तुम्हें ही जीतने के लिए आता हूँ। सोनिया, मैं तुम्हारे अलावा मेयून और रोमाना को चाहता था। मेयून मर चुकी है। रोमाना ने बेवफाई की। यह सबक मिला कि सिर्फ तुम ही मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो। मेरा दिल ऐसा टूट गया कि खुदा ना खास्ता जिस दिन तुम मुझे छोड़ दोगी उस दिन मैं ये दुनिया ही छोड़ दूंगा। वो एकदम से पिघल गई। मैं झूठ बोल बोल कर उसकी मोहब्बत हासिल कर रहा था और वो सचमुच मुझे यकता तन्हा और दिल बर्दाश्ता पाकर तड़प जाती थी, मेरे लिए बिखर जाती थी। तिनका तिनका होकर मुझे अपने वजूद के हर तिनके में समेटकर छुपा लेना चाहती थी। बज़ाहिर मैं उससे झूठ बोलता था, हकीकतन वो ऐसे तेज और तुंद मिजाज की औरत थी कि झूठ सच की मिलावट से ही उसकी नफरत को मोहब्बत में बदला जा सकता था। नफरत, मैंने गलत कहा। वो मुझसे नफरत कर ही नहीं सकती थी। हाँ, अपनी आदत से मजबूर होकर गुस्सा दिखाती रहती थी। बहरहाल मैंने उसे जीत लिया। जब मैंने ये कहा कि अगर वो मुझे छोड़ देगी तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा, तो वो अंदर से थर्रा गई। एक सोच इशारतन उसके दिमाग से गुजर गई कि फरहाद को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि वो बायोनिक मैन से बराए नाम दिलचस्पी ले रही थी। मेरे फरहाद का दिल टूट जाएगा। मैंने चुपचाप मुस्कुराते हुए पूछा, चुप क्यों हो? अभी मैंने ज़रा देर के लिए तुमसे राब्ता ख़त्म कर दिया था। यहाँ ख्याल ख्वानी में मदाखलत हुई थी। तुमने कुछ कहा तो मैं सुन ना सका। वो मुतमईन होकर बोली, मैं बायोनिक मैन के मुतल्लिक कह रही थी कि वो मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। हाँ, रसवंती ने मुझे बताया था कि बायोनिक मैन तुम्हारे पीछे पड़ गया है और तुम रसवंती को उससे छुपाती फिर रही हो। सोनिया ने कहा, यह किस्सा पुराना हो गया है। रसवंती हिंदुस्तान चली गई है और बायोनिक मैन मेरा दोस्त बन गया है। वो मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। क्या मैं तुम्हें दिलचस्पी का मतलब समझाऊं? नहीं, मैं सिर्फ इतना समझता हूं कि मेरी जान को सिर्फ मुझसे दिलचस्पी है। वो मुस्कुराने लगी, अपने तमाम हालात बताने लगी। मैं सब कुछ जानता था मगर अनजान बनकर सुनता रहा। आखिर में उसने बताया कि जिमी उर्फ बायोनिक मैन उस पर बुरी तरह आशिक हो गया है। ऐसा आशिक कि उसकी खातिर सुपर मास्टर से बगावत कर सकता है और उसकी खातिर वो उसके साथ कराची की बंदरगाह पर उतरेगा। मैंने कहा, सोनिया जरा सोचो, सुपर मास्टर कैसे राजी हो गया कि जिमी हिंदुस्तान रसवंती के पीछे जाने की बजाय तुम्हारे साथ पाकिस्तान चला जाए? वो बोली, जिमी का दावा है कि सुपर मास्टर उसकी हर बात मान लेता है। मेरा ख्याल है कि सुपर मास्टर और मास्कमैन दोनों ही रसवंती तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। वो लोग सिर्फ मेरे जरिए ही उसे तलाश कर सकती हैं। वह जानते हैं कि आज नहीं तो कल मैं रसवंती की मदद के लिए हिंदुस्तान ज़रूर जाऊंगा या फिर पाकिस्तान में कहीं उससे मुलाकात करूंगी। इसलिए सुपर मास्टर ने जिमी को मेरे साथ आज़ाद छोड़ दिया है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर जिमी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा, तुम जिमी से बातें करो, मैं ज़रा मालूमात के दूसरे ज़राए इस्तेमाल करता हूँ, अभी वापस आऊँगा। उसने कैबिन का दरवाज़ा खोल दिया। जिमी ने अंदर आकर दरवाजे को बंद किया, फिर कहा, सोनिया एक नई बात सुनो। आका सुबहानी पर से पहरा उठा दिया गया है। अच्छा, ये तो ताज्जुब की बात है। जिमी ने बर्थ पर बैठते हुए कहा, मेरा अंदाज़ा है कि सुपर मास्टर और मास्कमैन के दरमियान मसालियत हो गई है। ये बात उनकी समझ में आ गई है कि दो तंजीमें आपस में टकराती रहेंगी तो कोई रसवंती तक नहीं पहुंच सकेगा। इसने मुझे और आका सुबहानी को तुम्हारे साथ लगा रखा है। सोनिया ने तायद की, हाँ, ये ऐसा ही है जैसे दो ताकतों के दरमियान समझौता हो गया हो कि कोई एक दूसरे की राह में हायल नहीं होगा, उनमें से जो कोई भी पहले चांद तक पहुंच जाए। सोनिया और जिमी के ख्यालात से मैं भी मुत्तफिक था। इसके अलावा कुछ और भी बातें थीं। सुपर मास्टर और मास्कमैन दोनों ही रोमाना को हिंदुस्तान में देख रहे थे और समझ रहे थे कि मैं जल्द ही थाईलैंड से निकलकर रोमाना के पास हिंदुस्तान पहुंचूंगा। इस तरह उन्हें उम्मीद थी कि वो मेरे और रोमाना के जरिए रसवंती को पालेंगे।
उन्होंने हर तरफ जाल फैला रखा था। फिलहाल सारे हंगामे सिर्फ इसलिए थे कि वो रसवंती तक पहुंचने में नाकाम हो रहे थे। मेरी सोच ने रसवंती के दिमाग पर दस्तक दी। उसने एकदम से सांस रोक ली। वो नहीं चाहती थी कि मैं अचानक ही उसकी किसी सोच को पढ़ लूं। पहले तो उसने सांस रोककर मेरी सोच की लहरों को रोक दिया। मैं वापस आ गया। फिर वो मेरे दिमाग में आकर बोली, अच्छा तुम हो, कहो कैसे याद किया। मैंने कहा, तुम बहुत चालाक बन रही हो, मुझे अपने दिमाग में पहुंचकर बातें करने का मौका नहीं दे रही हो। हकीकत में वो इस बात से डरती थी कि मैं उसके दिमाग में पहुंचकर बातें करूंगा तो बातों के दौरान उसके लाशऊर में छुपे हुए चोर ख्यालात भी पढ़ लिया करूंगा। इसलिए वो मेरी तरफ आती थी और अपनी तरफ के दरवाजे बंद कर देती थी। उसने कहा, तुम्हारी चालाकियां भी कुछ कम नहीं हैं। अब तुमने दिन रात अंग्रेजी जुबान में सोचने की आदत डाली है ताकि मैं चोरी छुपे तुम्हारे ख्यालात ना पढ़ सकूं। मैंने हंसते हुए कहा, मोहब्बत करने वाली लड़कियां चोरी छुपे अपने महबूब के दर पर आती हैं। क्या तुम चुप चुप कर इसी रिश्ते से मेरे जहन के दरीचों में झांकती हो? फजूल बातें करोगे तो चली जाऊंगी। अच्छा तो काम की बातें हो जाएं। आओ हम वादा करें कि मैं तुम्हारी खातिर अपनी मादरी जुबान में सोचा करूंगा और तुम मुझे अपने दिमाग में बुलाकर बातें किया करोगी। बोलो, मंजूर? नहीं, तुमसे दूर ही की दोस्ती भली है। चलो बताओ, मुझे क्यों मुखातिब किया है? मैंने एक आह के साथ कहा, तुम यकीन नहीं करोगी, तुम्हारी यादें इतना तड़पाती हैं कि मैं तुम्हें मुखातिब करने के लिए बेचैन हो गया। मुझे यकीन है फरहाद, तुम्हारे सीने में कैसा तड़पने वाला बेहया दिल है। थोड़ी देर पहले रोमाना के पास तड़प रहा था, फिर सोनिया के पास पहुंचकर तड़पने लगा, अब मेरे पास तड़प रहा है। हाय, तुम कितने मजलूम हो। हर नई छोकरी के लिए मर जाते हो और आइंदा नई छोकरियों के लिए जिंदा भी रहते हो। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि थोड़ी देर पहले मैं रोमाना और सोनिया के पास था? तुम अंग्रेजी नहीं जानती हो? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जुबान बदलने से नाम तो नहीं बदल जाते। जब तुम अंग्रेजी सोच के ज़रिए रोमाना, सोनिया और मोना का नाम लेते हो और दूसरी तरफ से जवाबन उनकी सोच का लहजा सुनाई देता है तो मैं समझ लेती हूँ कि फ़लाँ वक्त तुम फ़लाँ महबूबा से इश्क का ड्रामा खेल रहे हो। मैं झीमकर अपना सर खुजाने लगा। वो हिंदी के अलावा कोई दूसरी जुबान नहीं जानती थी, मगर मेरी रग रग से वाकिफ़ थी। अजनबी जुबान में भी लड़कियों के नाम सुनकर मेरे इश्किया खेल को समझ लेती थी। मैंने अपनी सफाई पेश की, रसवंती, मैं अपने हालात से मजबूर हो जाता हूँ। लड़कियां ऐसे अंदाज में टकराती हैं कि मैं संभल नहीं पाता। ये एक आलमी हकीकत है कि हसीन औरत से टकराने के बाद मर्द पहले गिरता है, गिरता नहीं फिसलता है। सच्चाई बयान करते वक्त लफ्ज़ों का फरेब ना दो। चलो यही सही, लेकिन खुदा गवाह है कि मैं पहले लड़कियों से कतराने की हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूँ। मोना से कतराने की मिसाल सामने है। मैंने उसके साथ एक कैबिन में पिछली रात गुजारी मगर उसे हाथ नहीं लगाया। वो कितनी हसीन और कैसी पुरशबाब है ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। वो ज़रा चुप रही। मेरी बात से थोड़ा बहुत मुतासिर हुई होगी। मैंने उसकी सोच को पढ़ना चाहा। उसने सांस रोक ली, फिर बोली, इधर आने की कोशिश ना किया करो। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारी कदर करती हूँ कि तुम पहले भी मेरे काम आते रहे। अब भी रोमाना को हिंदुस्तान पहुँचाकर मेरे माँ बाप और बहन को वहाँ से निकाल लाना चाहती हो। मैंने कहा, क्या तुम हिंदुस्तान पहुँच गई हो? आज रात 9 बजे की फ़्लाइट से दिल्ली पहुँची हूँ। क्या मेकअप में हो? हाँ, मरियम के साथ ईसाई लड़की बन गई हूँ, सिर्फ चेहरा बदल लिया है। ईसाइयों की तरह अंग्रेज़ी कैसे बोलोगी? मैं गूंगी लड़की का किरदार अदा कर रही हूँ। दिल्ली पहुँचकर किसी बड़े होटल में काम करूँगी। रसवंती, मेरा एक मशवरा है, तुम हिंदुस्तान ना जाओ। तुम्हारे अजीज़ों को महज इसलिए बंद रखा गया है कि तुम वहाँ जाओगी। तुम्हारे और मेरे लिए वहाँ ज़बरदस्त जाल बिछाया गया है। तुम्हारा वहीं रंगून में रहना मुनासिब है। फिर मैंने कुछ सोचकर कहा, ठहरो, पहले ये बताओ, वो शख्स जो मोना के दिमाग में छुप कर रहता था, कहीं वो इस वक्त हमारी बातें तो नहीं सुन रहा है? नहीं, वो मेरे दिमाग तक पहुंच ही नहीं सकता, और अगर तुम्हारे दिमाग में छुपा हुआ होता तो मैं उसे महसूस कर लेती। मैं पूरी तरह मुतमईन होकर तुम्हें अपना प्रोग्राम बता रही हूँ। रह गई मेरे रंगून में रहने वाली बात, तो असल बात यह है कि मैं अपनी बहन और माँ बाप से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। तुम एक अमली ज़िंदगी गुजार रही हो। बेचैनी और बेसब्री नुकसान पहुँचाया करती है। देखो, मेरी प्लानिंग ये है कि हम दोनों हिंदुस्तान से बाहर रहेंगे। रोमाना के बाद अब सोनिया दिल्ली पहुंचेगी। वो दोनों वहां अपना काम दिखाएंगी। हम सिर्फ टेलीपैथी के जरिए उन्हें गाइड करेंगे। वो कुछ सोचने लगी, फिर बोली, फरहाद, क्या हर्ज है अगर मैं वहां जाऊं? तुम दूर रहकर मेरी हिफाजत कर सकते हो। तुम दो खतरनाक तंजीमों की चालें नहीं समझ रही हो। एक तो वो समझ रहे हैं कि हम दोनों हिंदुस्तान पहुंचेंगे और हमें वहां एक साथ घेरा जाएगा। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि तुम दोनों तंजीमों के दरमियान फसाद का जरिया बनी हुई हो। उन्हें आपस में लड़ने दो। तुम्हारी हर मुमकिन कोशिश यही होना चाहिए कि वो तुम्हें तलाश करते रहें और तुम नायाब रहो। अच्छी बात है, तुम कहते हो तो मैं यहीं ठहर जाती हूँ। अभी मरियम से कहती हूँ कि फ़्लाइट का रिजर्वेशन कैंसिल करा दे। रसवंती, तुम ये अंग्रेज़ी अल्फाज अच्छी तरह अदा कर रही हो। क्या बात है? मरियम तुम्हें अंग्रेज़ी सिखा रही है क्या? हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि तुम मरियम की सोच के ज़रिए मेरी अंग्रेज़ी तालीम को समझ लोगे। ख़तरा, मैंने कहा। अब मैं जापानी ज़ुबान में सोचने की आदत डालूंगा। वह हंसती हुई बोली, मैं रफ्ता रफ्ता हर जुबान में तुम्हारा पीछा करूंगी। इसी को मोहब्बत कहती हैं। मैंने छेड़ा। उसकी हंसी को ब्रेक लग गया, खामोशी छा गई।
जब खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त हुई तो मैंने उसे आवाज़ दी। पता चला कि वो भाग गई है। मेरी सोच ने उसके दिमाग पर दस्तक दी। वह फिर मेरे दिमाग में आकर बोली, तुम काम की बातें कम और बकवास ज़्यादा करते हो। अच्छा, काम की बात पूछ रहा हूँ। तुमने अपनी बहन और माँ बाप से दिमागी राब्ता कायम किया था? हाँ, माताजी बीमार हैं, पिताजी बहुत परेशान हैं। वसंती भी सहमी सहमी सी रहती है। सरकारी कैद में बज़ाहिर उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती, मगर दिन रात उन लोगों से पूछा जाता है कि रसवंती उनसे कब राब्ता कायम करती है, वो क्या कहती है, हिंदुस्तान कब आ रही है, अभी वो कहाँ है। मेरे माँ बाप इनकार करते हैं, उन्हें यकीन दिलाती हैं कि मैं उनसे राब्ता कायम नहीं कर रही हूँ, मगर सरकारी तौर पर धमकी दी गई है कि अगर मैं 2 दिन के अंदर हिंद सरकार के सामने हाजिर ना हुई तो मेरे तमाम अजीज़ों को जेल में भेज दिया जाएगा और उन्हें अजियतें पहुंचाई जाएंगी। उन्हें कहाँ नज़रबंद रखा गया है? फौजी छावनी के एक बंगला में। उस बंगले का नंबर 27 है। वो 2 मंजिला है। ऊपरी मंजिल में मेरी बहन और वालिदैन को रखा गया है। फर्शी मंजिल में मेजर विश्वनाथ रहता है। उस मंजिल के आसपास दूसरे फौजी अफसरों के बंगले हैं। वहाँ चारों तरफ सख्त पहरा है। कोई शहरी वहाँ कदम नहीं रख सकता। यहाँ तक कि फौजी अफसरान को भी बंगला नंबर 27 तक जाने के लिए खसूसी इजाज़त हासिल करनी पड़ती है। मैंने पूछा, तुम्हारे अजीज़ों को खाना पहुँचाने के लिए वहाँ मुलाजिम ज़रूर होंगे? हाँ, नकाबपोश गूंगे मुलाजिम हैं। मेरे माँ बाप से तहरीर के ज़रिए सवालात करती हैं। क्या तुम किसी फ़ौजी के दिमाग तक नहीं पहुँच सकी? अभी तक कामयाबी नहीं हो सकी। वहाँ गहरी खामोशी रहती है। फर्शी मंजिल में बातें करने वाला कोई भी फ़ौजी पहले रेडियो या रिकॉर्डर की मौसीकी बुलंद कर देता है ताकि उनकी बातों की आवाज़ ऊंचे ऑर्केस्ट्रा में गुम होती रहे। रसवंती, मैंने एक बार तुम्हारे पिताजी की आवाज़ सुनी थी। बहुत अरसा हो गया, उनका लबो लहजा याद नहीं रहा। तुम मुझे अपने दिमाग में पहुँचने दो और उनसे राब्ता कायम करो। मैं उनके लहजे के ज़रिए तुम्हारे ख़ानदान वालों तक पहुँचूँगा। तुम वहाँ पहुँचकर क्या करोगे? जहाँ औरत का जहन थक जाता है वहाँ से मर्द की जहानत शुरू होती है। अभी मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं वहाँ क्या कर सकता हूँ? मैं वहाँ के माहौल को समझने के बाद ही कुछ कहूँगा। वो बोली, अच्छा आओ मेरे पास, मैं पिताजी से राब्ता कायम कर रही हूँ। उसने अपने दिमाग का दरवाज़ा मेरे लिए खोल दिया, फिर अपनी सोच की लहरों को अपने बाप तन सिंह तक पहुँचाया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, तन सिंह योगा की महारत में उस्ताद का दर्जा रखता था। बहुत पहले मास्टरों की तंजीम में उसने योगा फौज तैयार की थी। रसवंती ने अपने बाप और बहन को सुपर मास्टर की कैद से निकालकर हिंदुस्तान पहुंचाया। अब वहां हिंद सरकार ने रेड पावर के ज़रिए असर इन बेचारों को अपने ही देश में कैदी बनाकर रख दिया। मैं रसवंती के दिमाग में पहुंचकर बाप बेटी की बातें सुनने लगा। तन सिंह बहुत परेशान था। कह रहा था, बेटी तुम्हारी माँ की हालत बहुत नाजुक है। सरकार की तरफ से एक बहुत ही तजुर्बेकार डॉक्टर इलाज कर रहा है, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी आध घंटा पहले चंद फौजी तेरी माताजी को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल ले गई हैं। मैंने और वसंती ने गिड़गिड़ा कर कहा कि हमें भी मरीज़ा के साथ जाने दिया जाए, मगर हमें नीचे सीढ़ियों तक कभी जाने नहीं दिया गया। बेटी भगवान बचाए रखे, तेरी माँ का आखिरी समय लगता है। हम इतने मजबूर हैं कि सिर्फ दुआ ही कर सकती हैं। रसवंती ने तसल्लियाँ देते हुए कहा, पिताजी आप परेशान ना हो, वसंती को हौसला दें, मैं माताजी के पास जा रही हूँ। ये कहकर उसने माँ से राब्ता कायम किया। फिर माँ की सोच की लहरों को गिरफ्त में लेना चाहा। गिरफ्त नाकाम हो गई। बूढ़ी माँ का दिमाग हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। रसवंती के दिमाग को एक धचका सा लगा। मैंने जल्दी से कहा, रसवंती सब्र करो, हौसले से काम लो। वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे मरियम की आवाज़ सुनाई दी। वो अपनी ज़ुबान में पूछ रही थी, अरे क्या हो गया, तुम अचानक इस तरह क्यों रो रही हो? मैंने उसे आवाज़ दी, मरियम मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी। मैंने कहा, यह हैरान होने का मौका नहीं है। रसवंती की माँ का इंतकाल हो गया, इसलिए ये रो रही है, इसे तसल्लियाँ दो। मरियम ने गहरे दुख के साथ कहा, बेटी ये मैं क्या सुन रही हूँ? मिस्टर फरहाद कह रहे थे कि तुम्हारी माँ। उसे अचानक ख्याल आया कि रसवंती अंग्रेजी नहीं समझेगी। वो ठहर ठहर कर बोलने लगी, योर मदर डाइड, फरहाद टोल्ड मी योर मदर डाइड। रसवंती अंग्रेजी के ऐसे अल्फाज समझ लेती थी जो ठहर ठहर कर बोले जाते थे। उसने समझ लिया कि फरहाद ने उसके दुख को दूर तक पहुंचा दिया है, मरियम तक पहुंचा दिया है। उसके दुख को दूसरे मुल्क और दूसरी कौम की औरत समझ रही है। हम इसीलिए रोते हैं कि दूसरे हमारे आंसुओं के दर्द को समझ सकें। मेरी इस हिकमत अमली से यह फ़ायदा हुआ कि रसवंती की ढारस बंधने लगी। चूंकि मैं उसके दिमाग में मौजूद था, इसलिए उसके चोर ख्यालात को पढ़ रहा था। उस वक्त वो माँ की अब्दी जुदाई में भूल गई थी कि मैं उसके चोर ख्यालात तक पहुँच रहा हूँ। उसका लाशऊर उसे तसल्लियाँ दे रहा था कि रिश्ते पैदा होते हैं और बिछड़ जाते हैं। ऐसे वक्त दिल का रिश्ता ही दिल को सहारा देता है, और 1000 शिकायतों और बेतमादियों के बावजूद एक फरहाद ही से दिल का रिश्ता है। हाय, वो मेरे आंसुओं को किस तरह दूसरे मुल्क, दूसरी औरत यानी मरियम तक पहुँचा रहा है। ये लाशऊर की बातें हैं जिसे हम शऊरी तौर पर समझ नहीं सकते। रसवंती भी अपनी माँ की अब्दी जुदाई और मातम के सैलाब में ये नहीं समझ पा रही थी कि वो किस तरह लाशऊरी तौर पर फरहाद का सहारा हासिल कर रही है, और फरहाद जो उसके दिमाग में मुतवातिर झांक रहा है, और फरहाद से मुतल्लिक जो सहारा और एतमाद है, उन्हें 1000 छुपाने के बावजूद
गैर शऊरी तौर पर अपनी मोहब्बत और एतमाद की कमजोरी जाहिर करती जा रही है। रसवंती टेलीपैथी के 1000 पर्दों में छुपकर भी मेरे मामले में दिल से कमज़ोर है। मैं ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। वो खुद ही अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी जज्बाती मोड़ पर एक खुली किताब की तरह सामने आ जाएगी। उस वक्त मरियम उसका हाथ मोहब्बत से थामे उसके सामने बैठी तसल्लियाँ दे रही थी। मैं उसके दिमाग में बैठा उसे समझा रहा था, रसवंती, मौत ऐसी ही होती है। हमारे जिस रिश्ते को छीन ले जाती है, फिर हम मातम में सर फोड़ते रहें तब भी उस रिश्ते को वापस नहीं करती। वो रोती हुई बोली, मुझे इस बात का सदमा है कि माँ का साया कभी नसीब ना हुआ। पैदा होते ही मुझे दासी बनाकर मंदिर में भेज दिया गया। अब मैं अपनी सलाहियतों के बल पर माँ की गोद तक पहुँचना चाहती थी। ये कैसी तकदीर है कि हम माँ बेटी एक दूसरे को कभी ना देख सकीं। ये बदनसीबी दुश्मनों की लाई हुई है। आखिरी वक्त वसंती और तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारी माँ की आखिरी बातें ना सुन सके। उसने एक सर्द आह भरी। मैंने कहा, कुछ अर्सा पहले जब मैंने पहली बार तुम्हें साबका सुपर मास्टर से बातें करते सुना था, उस वक्त तुम अपने देश की भलाई के लिए उससे दोस्ती का मुआहदा करना चाहती थी। शर्त यह थी कि सुपर मास्टर तुम्हारी बहन और पिताजी को आज़ाद करके हिंदुस्तान भेज दे। उस वक्त मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम्हें अपनी मुल्क की सियासत से दूर रहना चाहिए, लेकिन उस वक्त तुम मेरी मुखालिफ थीं। मेरी नसीहत को अदावत समझ लेती। आज मैं तुम्हें ज़रूर समझाऊंगा। समझो रसवंती, तुम्हारे ही देश में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ समझ रही हूँ। मैं उन दुश्मनों को इबरतनाक सजाएं दूंगी। फिलहाल दुश्मनों को भूल जाओ, उन्हें याद रखने के लिए मैं तन्हा काफ़ी हूँ। अब तुम अपने पिताजी के पास जाओ, उन्हें और वसंती को तसल्लियाँ दो। मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। मेरी इतनी सी नसीहत याद रखो कि गुस्से, जोश और जज्बा में मुझसे मशवरा किए बगैर कोई कदम ना उठाना। उससे रुखसत होकर मैंने रोमाना का ख्याल किया। वो बड़े आराम से हिप्पियों के साथ सफ़र कर रही थी। उनके साथ हंस बोल रही थी। ये मालूम करने की फ़िक्र में थी कि उनमें से कितने हिप्पी असल हैं और कितने नकली। मैं मुतमईन होकर वहाँ से वापस आ गया। फिर मैंने विनोद शर्मा को याद किया। वो विनोद शर्मा जो हिंदुस्तान का अरबपति सरमायादार था, जिसके रूप में मैं हांगकांग से इस्तांबुल गया। फिर वही विनोद शर्मा जो मेरा जानी दुश्मन था, मलाया के जंगल में सऊबतें उठाने के बाद मेरा दोस्त बन गया। अब मुझे उसकी ज़रूरत थी। उस वक्त वो अपने महलनुमा बंगले के एक तारीक कमरे में बैठा हुआ था। वो कमरा इसलिए तारीक था कि सामने छोटे से स्क्रीन पर फिल्म चल रही थी। उसकी आगोश में एक हसीन लड़की थी। मैं फ़ौरन ही उसके दिमाग से निकल आया। ऐसे वक्त मदाखलत मुनासिब नहीं थी। मैं थोड़ी देर बाद उसे मुखातिब कर सकता था। दोस्तों, अगर हम तुम इस काबिल होते कि बेयक वक्त इस दुनिया के तमाम घरों में झांक कर देख सकते, तो हमें एक ही वक्त, एक ही मुख्तसर से लम्हे में हज़ारों लाखों तमाशे नजर आते। 4:01 पर रसवंती की माँ ने दम तोड़ दिया। ठीक उसी एक सेकंड में विनोद शर्मा ने एक जवानी के मज़े लूटे। उसी एक सेकंड में एक माँ एक बेटी को जन रही थी। दूसरे घर में एक बेटी 2 रोटियों के लिए इज्जत बेच रही थी। उसी एक सेकंड में एक बीमार बच्चे की जान बचाई गई। उसी एक सेकंड में एक कातिल ने एक बच्चे को नेज़े पर उछाल दिया। इस दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिर्फ एक सेकंड में गैरत के कम और बेगैरती के तमाशे ज़्यादा होते हैं। अच्छा हुआ कि हम ये सब कुछ नहीं देख सकते, वरना खुद को जानवर और जानवरों को अशरफुल मखलूकात कहना शुरू कर देते।